फ्रेंड्स, नाउ डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन नंबर, इंडिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन नंबर 12। पहले वाला क्वेश्चन इंडिपेंडेंट ब्रांच का नहीं था, वो डिपेंडेंट ब्रांच जैसा ही था, बट इफेक्ट ऐसा दिया था कि जैसे इंडिपेंडेंट हो, बट ये वाला इंडिपेंडेंट का ही है, प्रॉपर इंडिपेंडेंट का है, राइट। अच्छा, इंडिपेंडेंट में मैंने आपको दो चीज बता चुका था पहले से ही कि एक तो एचयू का ब्रांच का असेट्स कौन मेंटेन कर रहा है वो आपको पता लगाने का है, याद है। और इसके अलावा ब्रांच के यहाँ पे अकाउंट सेपरेट बनेंगे, एचयू के यहाँ पे अकाउंट सेपरेट बनेंगे, दोनों अपने अपने बुक्स मेंटेन करेंगे। लेकिन इसके अलावा एक्स्ट्रा काम करना है, वो ब्रांच की जो बुक्स हैं उनको एचयू की बुक्स में मर्ज करना है, क्योंकि एंड में बैलेंस शीट बनेगी ना, एक कंबाइंड बैलेंस शीट बनेगी पूरे बिजनेस की, जिसमें सारी ब्रांचेज के अकाउंट्स आएंगे। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ब्रांच की जो बैलेंस शीट है या ब्रांच के जो फाइनल अकाउंट है या ब्रांच के जो ट्रायल बैलेंस है उसको एचओ के यहां पे लाना पड़ेगा, लाइक अमालगमेशन। अमालगमेशन पता है ना, मर्ज करने वाला सिस्टम। यस, कैसे करते हैं, तो असेट्स अपन ले लेंगे तो असेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज को क्रेडिट कर देंगे तो लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट। डिफरेंस हमारा एचओ ब्रांच के अकाउंट जो रहता है ना, एचओ का ब्रांच के अकाउंट होगा, ब्रांच के एचओ का अकाउंट होगा और अपने आप अकाउंट टैली हो जाएगा। समझ आया? मींस असेट्स लायबिलिटीज को जैसे हम टेक ओवर करते हैं इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, स्टेप 5 की बात कर रहा हूं मैं, इन अमालगमेशन स्टेप 5, वैसे यहां पर अपन को असेट्स लायबिलिटीज को लेना है। और इसका पीसी क्या माना जाएगा, तो यहाँ पे पीसी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, जो एचओ का ब्रांच के यहाँ पे अकाउंट है या ब्रांच का एचओ के यहाँ पे अकाउंट है वही उनका पीसी का होगा। जैसे कि जब ब्रांच होगा तो ब्रांच अपने यहाँ पे दिखा रहा होगा कि इतना पैसा मेरे को एचओ को देने का है, जैसे कि कैपिटल होता है जिसको, ऐसे एचओ अपने यहाँ दिखा रहा होगा कि ब्रांच से मेरे को इतना पैसा लेना है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना भाई। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, दोनों अपना अपना हिसाब किताब रख रहे हैं। अब सपोज करो ब्रांच ने गुड्स भेजा, एचओ ने गुड्स भेजा ब्रांच को, तो एचओ कोई फ्री में तो देगा नहीं उसको, वो अपना हिसाब अलग रख रहे हैं, अपना अपने हिसाब अलग रख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे एक काम करते हैं, ब्रांच का पर्सनल अकाउंट बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रांच करेंट अकाउंट। क्या बोलते हैं, ब्रांच ब्रांच करंट अकाउंट, राइट। ये ब्रांच करंट अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि ब्रांच को जो भी ट्रांजैक्शन होंगे सॉरी, या ब्रांच के यहाँ पे जो भी हमारे बुक्स मेंटेन हो रहे होंगे, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस का हम अपने यहाँ पे रिकॉर्ड रखेंगे। जैसे हमारे डेटर्स होता है ना कोई, हम उसको गुड्स भेजते हैं तो अपन उसका अकाउंट डेबिट करते हैं ना, गुड्स सेल किया तो अपन लिखते हैं ना डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल। ऐसे ही जब ब्रांच को गुड्स भेजेंगे तो लिखेंगे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो जो ब्रांच का करंट अकाउंट होगा उसमें हम बोलेंगे ब्रांच से हमको इतना पैसा लेने का है। फिर ब्रांच हमको पैसे भेजेगा तो हम एंट्री पास करेंगे एचओ के यहाँ, एंट्री पास हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। माने ब्रांच इनडायरेक्टली एक पर्सनल अकाउंट के जैसे काम कर रहा है। अभी ब्रांच कैसा काम कर रहा है, लाइक अ पर्सनल अकाउंट। ऑब्वियस ना यार, हिसाब किताब तो रखना ही पड़ेगा उनको। अब जब वो पर्सनल अकाउंट की तरह काम कर रहा है तो क्या होगा, जैसे हम किसी से गुड्स खरीदते बेचते हैं, उसको पैसा देते हैं, पैसा लेते हैं, वैसे का हिसाब किताब यहाँ पे भी रखने का है, तो रखेंगे, उसमें क्या बड़ी बात हो गई, ठीक है। अच्छा, अब जो ऐसा हिसाब किताब अपन रखेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एचओ के यहाँ पे ब्रांच अकाउंट बनाना पड़ेगा। बट वो ब्रांच अकाउंट वो वाला ब्रांच नहीं है जो डिपेंडेंट ब्रांच वाला ब्रांच होता था, डेटर्स मेथड वाला, वो नहीं है ये ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट कौन सा है, ब्रांच करेंट अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। वेरी गुड। और ऐसे ही हम लोग ब्रांच के यहाँ पे बनाएंगे एचओ का अकाउंट। माने ब्रांच की बुक्स में एचओ अपना हिसाब किताब रखेगा, बोलिए एचओ को कितना देना देना बाकी है, एचओ अपने यहाँ रखेगा ब्रांच से कितना लेना देना बाकी है। अच्छा, इन दोनों के अकाउंट के बैलेंस टैली होंगे कि अलग अलग होंगे, अरे ऑब्वियस टैली होंगे फ्रेंड्स। क्यों, क्योंकि ये अकाउंट्स जब एक दूसरे को लेने देने हैं तो जो इतना लेगा उतना ही दूसरा वाला देगा ना, तो टैली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऑफकोर्स होना चाहिए। अगर टैली नहीं हुए, सपोज हो भी सकता है टैली ना हो, लेकिन होना तो चाहिए। तो नहीं हुए तो हमको रीजन पता लगाना पड़ेगा, आखिर टैली क्यों नहीं हुआ। इसको बोलते हैं रिकंसिलेशन। क्या बोलते हैं, रिकंसिलेशन। तो रिकंसिलेशन बना देंगे, जैसे कि कभी कभी कोई मिस्टेक हो जाए, हो सकता है एचओ ने रिकॉर्ड कर लिया है, ब्रांच ने नहीं किया है, हो सकता है ब्रांच ने रिकॉर्ड कर लिया, एचओ ने नहीं किया है। जैसे एग्जांपल के लिए गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट, सुना है ना आपने,
हमने भेजा, एचओ ने गुड्स भेजा, ब्रांच को अभी तक मिला नहीं है, जबकि अकाउंट तो 31 मार्च को क्लोज होते हैं, तो 31 मार्च के दिन रिकॉर्ड हुआ नहीं है, तो 31 मार्च के दिन तो अकाउंट बैलेंस का डिफरेंट दिखेगा। ऐसे ही सपोज ब्रांच ने पैसे भेजे लेकिन एचओ को अभी तक मिले नहीं है, एनईएफटी सैटरडे को किया, सैटरडे हुआ नहीं, संडे तो बंद था, मंडे को अकाउंट पहुंचा और 31 मार्च आ गया बीच में। तो ऐसे केस में क्या होगा, वो डिफरेंस जो है हमको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, उसको रिकंसिलेशन बोलते हैं। अच्छा, किसके यहाँ पर रेक्टिफाई करेंगे, तो ऑब्वियस रिसीवर के यहाँ रेक्टिफाई करेंगे, जिसको मिलने वाला है उसका रेक्टिफाई करेंगे ना। अभी सपोज एचओ ने गुड्स भेजा है ब्रांच को, तो एंड में ब्रांच को ही मिलेगा ना, वो 1 अप्रैल 2 अप्रैल को या 10 अप्रैल को जब भी, तो ब्रांच को मिलेगा, तो ब्रांच का रिकॉर्ड होगा ना, तो ब्रांच के यहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसे ही सपोज एचओ ने कोई गुड्स भेजा है और सॉरी ब्रांच ने जब कोई पैसा भेजा है लेकिन एचओ को नहीं मिला है, तो उसको रेक्टिफाई अपन ब्रांच के यहाँ पे करेंगे, नहीं एचओ के यहाँ करेंगे उसको। क्यों? क्योंकि एचओ को मिलने वाला है ना पैसा। आर यू अंडरस्टूड? सो ऐसे हमको रेक्टिफाई कैसे करना है, जिसके यहाँ होने वाला है, मतलब रिवर्स नहीं आने वाला गुड्स हमारे पास, तो उसके यहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ है वहीं पे रिकॉर्ड कर देंगे। ओके, वेरी गुड। अब आता है क्वेश्चन कि हम लोग कैसे फाइनली करेंगे क्वेश्चन को। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको एक नोट लिखवा देता हूं, फिर हम क्वेश्चन चालू करते हैं, ठीक है। नोट लिखेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर मर्जर ऑफ ब्रांच फाइनल अकाउंट, या ट्रायल बैलेंस भी बोल सकते हो आप, वो भी चलेगा, ट्रायल बैलेंस भी लिख सकते हैं, विथ एचओ अकाउंट। ठीक है, कैसे रेक्टिफाई करेंगे जरा बात करते हैं। क्या लिखेंगे, अकाउंट ट्रीटमेंट फॉर मर्जर ऑफ ब्रांच फाइनल अकाउंट विथ एचओ अकाउंट लिखेंगे। मीन्स एट द एंड ऑफ each period we have to, at the end of each period we have to merge, करना पड़ेगा ना, we have to merge branch final account, बोलो, with H, like amalgamation। ठीक है, जर्नल एंट्री। तो सिंपली जैसे वो एसेट्स उसके यहाँ पहुंच जाएंगे, तो ये परचेजिंग कंपनी के यहाँ पे पास कर रहे हैं अपन लोग। किसकी बुक में पास कर रहे हैं ये स्पेशली याद रखना, इन द बुक्स ऑफ एचओ ही होगा, ये खाली इन द बुक्स ऑफ एचओ ही होगा, क्योंकि ऑब्वियस मर्ज तो एचओ ही करेगा ना यार, ब्रांच थोड़ी करेगा मर्ज की, ब्रांच एचओ को मर्ज करेगा यार, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होगी एंट्री, असेट्स, आप बोल सकते हो ब्रांच असेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच लायबिलिटीज, और टू एचओ के यहाँ पे करंट अकाउंट ब्रांच का होगा और ब्रांच के यहाँ पे एचओ का अकाउंट का होगा, राइट। तो हम एचओ की बुक में है तो ब्रांच अकाउंट रहेगा, तो टू ब्रांच अकाउंट, और ये अमाउंट टैली हो जाएगी ऑटोमेटिक। अंडरस्टूड, वेरी गुड। ये असेट्स लायबिलिटीज ट्रांसफर हो गया, बीइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ब्रांच ट्रांसफर टू एचओ। ये ट्रांसफर मतलब मर्ज कर दिया अपन एचओ के यहाँ पे, राइट, ठीक है। सेकेंड नंबर, अब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को भी हमको ब्रांच को ही ट्रांसफर करना है, एचओ को ही ट्रांसफर करना है, राइट। तो प्रॉफिट को कहाँ चला जाएगा, एचओ के यहाँ चला जाएगा, तो हम लिख देंगे हमारा पीएनएल अकाउंट डेबिट, अगर प्रॉफिट है तो, टू किसको दे दिया हमने, हेड ऑफिस तो हम है ही, हेड ऑफिस की बुक में तो हम कर ही रहे, तो टू ब्रांच अकाउंट, या आप बोल सकते हो ब्रांच करंट अकाउंट, ज्यादा अच्छा रहेगा, ब्रांच करंट अकाउंट लिख दीजिए आप, हाँ, क्योंकि ब्रांच अकाउंट में इंडिपेंडेंट ब्रांच वाला कभी कंफ्यूजन हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ब्रांच वाला ब्रांच है, नहीं, ब्रांच करंट अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट है, वेरी गुड। बीइंग ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू एचओ अकाउंट, या बोल सकते हो ब्रांच प्रॉफिट लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू ब्रांच करंट अकाउंट, हमने ट्रांसफर कर दिया है, जिससे उतना पैसा उससे और लेना है, तो वो अकाउंट टैली हो जाएगा हमारा,
बस यही होना है. देन वी कैन मेक द बैलेंस शीट. देन वी कैन मेक बैलेंस शीट. ओके. अच्छा, अब आता है बात नोट. HO account in branch book and branch current account in HO books intimates that they need to settle, yeah, they have this much amount net of due, right? That much amount each other have to settle. या तो ब्रांच को लेना होगा या ब्रांच को देना होगा. मोस्टली ब्रांच को देना ही होता है, एचओ को लेना होता है. ठीक है. वो ब्रांच अकाउंट एचओ अकाउंट अपने आप में रिफ्लेक्ट करते हैं. इंडिपेंडेंट ब्रांच में ब्रांच के यहाँ पे एचओ का अकाउंट बन रहा है और एचओ के यहाँ पे ब्रांच का करेंट अकाउंट बन रहा है, राइट? अब दिस अमाउंट, ये जो अमाउंट होगी, इट मस्ट बी टैली और नॉट? ऑब्वियस टैली होना चाहिए. दिस अमाउंट मस्ट बी टैली. क्यों? क्योंकि जितना उसको लेना होता है तो उसको देना होगा यार, तभी तो होगा अकाउंट. तो टैली होना चाहिए, लेकिन टैली नहीं हो रहा है सपोज. तो फिर क्या करेंगे? इफ इट्स नॉट टैली, then we have to find the region for difference, that is known as reconciliation statement. उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे हम reconciliation statement, राइट? तो reconciliation statement बनाएंगे हम लोग उसके लिए. Where we give the region, right? Like क्या हो सकता है? कैश इन ट्रांजिट, मतलब अभी तक मिला नहीं है, या गुड्स इन ट्रांजिट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. या तो कैश इन ट्रांजिट हो सकता है या गुड्स इन ट्रांजिट हो सकता है. अंडरस्टूड? यस. रिकंसिलेशन का फॉर्मेट बना देते हैं. अच्छा, उससे पहले एक बात समझ लेने का है. सॉरी. वी हैव टू रेक्टिफाई द अकाउंट whom it's, hello, we have to rectify the account whom it's going to receive. yes, going to receive मतलब जिसका रिसीव होने वाला है उसके यहाँ पे इसको रेक्टिफाई किया जाएगा. going to receive. ठीक है. अब सपोज हम किसके यहाँ बना रहे हैं? एचओ के यहाँ बना रहे हैं. तो हम ब्रांच के बैलेंस के साथ चालू करेंगे, या जिसको रेक्टिफाई करना है उसके बैलेंस के साथ चालू करेंगे, राइट? और एंड में हमारा दूसरा बैलेंस अपने आप बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, राइट? सो लिखते हैं बैलेंस ऑफ ब्रांच करेंट अकाउंट. एचओ क्या बना रहे हैं ना इसके लिए, तो एचओ का करेंट अकाउंट लिख दिया अपन ने, ब्रांच का करेंट अकाउंट एचओ के यहाँ पर, राइट? फिर प्लस माइनस एनी रेक्टिफिकेशन. रेक्टिफिकेशन कैसा? जैसे एग्जाम्पल के लिए गुड्स भेजा एचओ ने, लेकिन अभी तक ब्रांच ने मिला नहीं है, तो ब्रांच के यहाँ पे रेक्टिफाई करना पड़ेगा. तो ब्रांच का रेक्टिफाई कैसे होगा? तो उसके लिए अगर अपने प्रॉफिट ब्रांच का लिया होता, या जो अकाउंट है वो ब्रांच का लिया होता, करेंट ब्रांच के है पर जो एचओ का अकाउंट है वो लिया होता, तो उसको ब्रांच के यहाँ रेक्टिफाई करेंगे. एचओ का रेक्टिफाई नहीं करेंगे, तो एचओ के यहाँ कुछ भी पास नहीं होगा उसका, क्योंकि एचओ तो बराबर है. लेकिन वही सपोज ब्रांच ने कैश भेजा लेकिन एचओ अभी तक मिला नहीं है, तो एचओ रेक्टिफाई करेगा, मैं एचओ के यहाँ पे ही है, बराबर कि नहीं? तो एचओ अपने यहाँ गारंटी पास कर देगा कि ब्रांच ने पैसा भेजा है लेकिन अभी तक मेरे को मिला नहीं है, तो मेरे को मिलने वाला है 1-2 दिन बाद. तो एचओ क्या करेगा? जब कैश रिसीव होता तो एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू
ब्रांच, तो ब्रांच को कम कर देता है उससे, तो उससे अपन लेस करेंगे, क्या बोलेंगे, कैश इन ट्रांजिट, इतना पैसा कम कर देंगे, क्योंकि उतना पैसा भिजवा दिया ना उसने, तो अब काय को लेंगे उससे, पूरा लेना था अपन को, सपोज 1 लाख रुपया, उसमें 10,000 उसने भिजवा दिया, तो उतना कम हो जाएगा, तो हमारा बैलेंस जो आएगा वो आएगा करेक्ट या मॉडिफाई बैलेंस, ये हो जाएगा। अंडरस्टूड, वेरी गुड, दैट्स ऑल, ये बन गया रिकंसिलेशन तुम्हारा। अभी एचओ क्या बनाया हमने, किसके बनाया है, इन द बुक्स ऑफ, वही हम ब्रांच क्या भी बना सकते हैं, तो ब्रांच क्या, जो ब्रांच क्या होने चाहिए रेक्टिफाई, वो रेक्टिफाई होंगे। ओके, अभी ऊपर ये जनरल एंट्री बनाई है, जनरल एंट्री के बेस पर हम चाहें तो बैलेंस शीट भी बना सकते हैं एचओ का, जिसमें बच्चे पहले से जो एचओ के पास है वो तो रहेगा ही, ए और ऐड हो जाएगा, वही सब बुक्स पर है, बुक वैल्यू पर है, कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, जैसे ब्रांच अमालगमेशन होता था ना, रिवैल्यूएशन हुआ, पीसी निकालना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, खाली सिंपल सिंपल दिया है, सीधा सीधा, खाली हमको तो मैंने बताया ना, लोग यहाँ पे सिखाते हैं, मैं बोलता हूँ अमालगमेशन आपको मैंने इंट दे दिया तो आप समझ लो, अमालगमेशन में इतनी सारी बेस हो सकता है, यहाँ तो कुछ भी बेस नहीं है, खाली जनरल एंट्री को उठा के लाना है, असेट्स को ट्रांसफर कर देंगे तो असेट्स जो अपन एचओ के यहाँ एंट्री पास कर रहे हैं तो असेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू लाइब्रेरी अकाउंट, और टू ब्रांच का करंट अकाउंट टैली हो जाएगा, बस अकाउंट खत्म। माने एचओ से जितना, ब्रांच से जितना लेने देने का है वो अकाउंट हमने टैली करके दे दिया, तो ब्रांच भी खुश, हम भी खुश, के कभी ये भी तो कोई एरर नहीं हुआ है, कोई मिस्टेक नहीं हुई है, कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। ओके, नाउ फ्रेंड्स, इसके बेस पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12, पेज नंबर क्या है, 13.41, ठीक है, लेट्स डू दिस सम, तो आपको ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा। ओके, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 13.41, लेट्स रीड द क्वेश्चन। समझाना फ्रेंड्स आपको, ये हमने अमालगमेशन के जैसे एंट्री पास करके क्या कर दिया, खाली ट्रांसफर करना है एचओ के यहाँ पे जो भी अकाउंट्स बचे हुए हैं उन सबको, राइट, ठीक है। रिंग वेल लिमिटेड दिल्ली है जब ब्रांच एट बॉम्बे, दिल्ली है और ब्रांच उसका बॉम्बे में है, मतलब दिल्ली इज द हेड ऑफिस और मुंबई इज द ब्रांच, तो दिल्ली और बॉम्बे इज द ब्रांच। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड ऑन 31 दिसंबर 2011, ठीक है। शेयर कैपिटल ऑथराइज 10,000 इक्विटी शेयर, शेयर ऑफ 100 ईच, इश्यूड 8,000 इक्विटी शेयर, तो इशूड ही लिखे हैं, देखो ये तो लिखे भी नहीं है उसने अपने यहाँ पे, बरोबर ना, ठीक है। ये हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस है, मतलब हेड ऑफिस अपने यहाँ बुक्स मेंटेन कर रहा है, किसकी, खुद की ट्रांजैक्शन की, एच ब्रांच की ट्रांजैक्शन नहीं, खुद के ट्रांजैक्शन की, राइट। फिर इशूड 8,000 इक्विटी शेयर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन 1/1/2011, जनरल रिजर्व, फिक्स असेट्स, स्टॉक, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, प्रॉफिट फॉर द 2011, ये प्रॉफिट एचओ का है खुद का, ब्रांच का नहीं है। कैश बैलेंस एंड ब्रांच करंट अकाउंट, ये देखो ये है, ये ब्रांच का अकाउंट है जो कि एचओ ने अपने मेंटेन कर रखा है, ये क्या इंटीमेट कर रहा है कि इतना सारा पैसा ब्रांच को लेना है, किससे, ब्रांच को, ब्रांच से लेना है एचओ को, ब्रांच से लेना है एचओ को, ठीक है, अकाउंट टैली कर दिया। फिर ब्रांच का ट्रायल बैलेंस आ गया, ये ब्रांच ने अपना खुद का बनाया होगा वो ट्रायल बैलेंस, एचओ को भेज दिया, ले वही तू भी ले ले, बट ट्रायल बैलेंस बनाया मतलब बुक्स बनाई है उसने, समझ गए ना, तो ये इंडिपेंडेंट ब्रांच के हिसाब में है। फिर फिक्स असेट्स, प्रॉफिट फॉर 2011, ये ब्रांच का प्रॉफिट हो गया। स्टॉक, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, कैश बैलेंस, फिर एचओ करेंट अकाउंट, ये देखो एचओ करेंट अकाउंट। अब ये देखते हैं आप, देखो जरा अमाउंट टैली हो रहा है क्या, ये अमाउंट 129 है, अच्छा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हमको रिकंसिलेशन पहले बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब ब्रांच बोलता है कि मेरे को तेरे को इतना देना है और एचओ बोलता है नहीं मेरे को तेरे को 130 लेना है, तो ये डिफरेंस गया कहाँ, तो हमको डिफरेंस पता लगाना है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस ऑफ द करेंट अकाउंट इन द टू सेट्स ऑफ बुक एज ऑक्युपाइड फॉर द फॉलोइंग, ये डिफरेंस क्यों है उसने खुद ने वही बता दिया, ये देखो इन दोनों के अकाउंट में डिफरेंस क्यों है, मैं आपसे चला के बोल रहा था, वो उन्होंने खुद ने बोल दिया। सबसे पहले कैश रेमिटेड बाय ब्रांच ऑन 31 मार्च 2011 बट रिसीव बाय द हेड ऑफिस ऑन 1 जनवरी 2012, मतलब अकाउंट हमारे 31 दिसंबर को क्लोज हो रहे हैं,
जबकि हमको रिसीव 1 जनवरी को हुआ है तो हमने उसको नेक्स्ट ईयर का ट्रांजेक्शन मान लिया, जबकि था वो प्रीवियस ईयर का ही। या आप नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर छोड़ दो, इसको रेक्टिफाई करना है, किसके यहाँ रेक्टिफाई करेंगे? तो एचओ को बुक में रेक्टिफाई करेंगे, या एचओ को रेक्टिफाई करेंगे, क्योंकि ब्रांच ने भेज दिया है तो ब्रांच ने अपने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया होगा, तो एचओ के यहाँ रेक्टिफाई करेंगे तो अपने आप हमारे अकाउंट उतने से डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है। फिर स्टॉक स्टॉलन इन ट्रांजिट फ्रॉम हेड ऑफिस एंड चार्ज टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस, मतलब गुड्स भेजा होगा ब्रांच के लिए और रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन उसकी जब जिम्मेदारी जो थी वो ब्रांच की एचओ की थी। एचओ ने बोला भैया तो कोई है ना, तेरे पर डाल देते हैं सारा बिल, तो उसने ऐसा कर दिया है, ऐसा हमें अलाउ नहीं है। ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा? स्टॉक इन ट्रांजिट हेड ऑफिस एंड चार्ज टू ब्रांच बाय द हेड ऑफिस, तो ब्रांच अपने यहाँ से हटा देगा, बोले मैं चार्ज नहीं करने वाला, तो इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे भी रेक्टिफाई एचओ को ही करेंगे। कितनी अमाउंट से? तो 70 उसने आगे बोल दिया है, डिसाइडेड टू एडमिट एनी लाइबिलिटीज नॉट कवर द इंश्योरेंस 1700, तो 1700 का हमारा क्या करेंगे हम लोग? उतना रेक्टिफाई कर लेंगे। किसको रेक्टिफाई करेंगे? ये भी हमारा एचओ को ही रेक्टिफाई करेंगे, राइट। फिर गिव द ब्रांच करेंट अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक, ये देखो ब्रांच करेंट अकाउंट है, इट इज नॉट अ ब्रांच अकाउंट। जो डिपेंडेंट ब्रांच का होता है वैसे ब्रांच अकाउंट नहीं है। आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग ब्रांच ट्रायल बैलेंस थ्रू जनरल, ओके, जनरल के थ्रू ही हमको पास करनी है, जनरली तभी अभी हमने पास की है। आई होप कि एक बार आप ट्राई करोगे, पॉज कर दीजिए और ट्राई करके बताइए। यस फ्रेंड्स, आई होप कि हो गया होगा, राइट। लेट्स डू। अच्छा, उससे पहले एक एंट्री अपन यहाँ पर उल्टी पास कर दी थी फ्रेंड्स। ये जो है ना, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच करेंट अकाउंट, ये लॉस के केस में होगा। ठीक है, तो ब्रांच लॉस है तो यहाँ लिख दो, अगर लॉस है तो ऐसा होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो लॉस है तो ऐसा होगा, राइट। लेट्स स्टार्ट। तो उसकी एंट्री पास कर ले पहले, वो अकाउंट तो टैली हो नहीं रहा है, तो अकाउंट टैली हो तो रेक्टिफाई एंट्री भी पास करनी पड़ेगी। तो पहले हम लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ एचओ पास करना है हमको, राइट। पहले रेक्टिफाई एंट्री पास करते हैं टू टैली ब्रांच करेंट अकाउंट एंड एचओ करेंट अकाउंट, माने ब्रांच के यहाँ पे एचओ के अकाउंट और एचओ के यहाँ पे ब्रांच अकाउंट, जो दोनों एक दूसरे के अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं ना, पर्सनल अकाउंट, वो अकाउंट टैली हो जाएगा इनका। ठीक है, तो रेक्टिफाई एंट्री बताइए जरा क्या क्या हो जाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या था बताइए जरा, बुक दीजिए, बुक दीजिए। कैश रेमिटेंस बाय द ब्रांच, तो ब्रांच ने भेजा, एचओ को मिला नहीं है अभी तक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये जनरल एंट्री फ्रेंड्स ऑफिशियल है, तो आपको नरेशन भी लिखना पड़ेगा, याद रखना। तो ब्रांच को एचओ को कैश मिलने वाला है ना, तो कैश इन ट्रांजिट मिला नहीं है ना, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच करंट अकाउंट, कितनी अमाउंट है? 3000। इसका नरेशन जो अपन ने क्वेश्चन लिखा है वो लिख देंगे, बीइंग कैश रेमिटेड टू एचओ बट रिसीव आफ्टर 31 दिसंबर। ठीक है, पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री स्टॉक स्टॉलन इन ट्रांजिट, वो एचओ ने गलत किया है, क्योंकि स्टॉक स्टॉलन इन ट्रांजिट उसके लिए ब्रांच क्यों जिम्मेदार होगा? उसने ब्रांच को जिम्मेदार बना दिया है, तो ब्रांच के यहाँ से उसको हटाया जाएगा, एचओ के यहाँ से उसको हटाया जाएगा, क्योंकि ब्रांच बोलता है मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, आपने गुड्स भेजा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गुड्स इन ट्रांजिट लॉस हो जाए तो तुमको भुगतना है उसको। हालांकि एंड में भुगतना एचओ को ही है फ्रेंड्स, पर स्टिल जो क्वेश्चन है वो ये बोलना चाह रहा है कि एचओ ने बोल दिया मैं ब्रांच से चार्ज करूंगा, ब्रांच ने ना बोल दिया मैं नहीं दूंगा, तो एचओ अपने यहाँ ठीक करेगा, भाई कोई बात नहीं मैं अपने यहाँ ठीक कर लेता हूँ, राइट। सो अभी ब्रांच को उसको क्या कर रखा है उसने, स्टॉक स्टॉलन इन द ट्रांजिट था, उसको उसने ब्रांच के यहाँ डाल दिया, तो स्टॉक स्टॉलन हमारे डेबिट आ जाएगा। स्टॉक स्टॉलन या गुड्स लॉस इन ट्रांजिट, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, गुड्स लॉस इन ट्रांजिट टू ब्रांच करंट अकाउंट, ये दोनों ही एंट्री 1700। ओके, ये दोनों ही एंट्री किसके यहाँ होनी चाहिए थी? एचओ के ही होनी चाहिए थी, क्योंकि रेक्टिफाई एचओ के यहाँ करना पड़ेगा, तो एचओ का रेक्टिफाई हो गया। बीइंग क्या लिख देंगे? स्टॉक स्टॉलन, बीइंग स्टॉक स्टॉलन इन ट्रांजिट, बस इतना ही लिख दो,
वापस हमारे यहाँ चार्ज कर लिया हमने, राइट। अब हम क्या करते हैं, ब्रांच का करंट अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि जब तक अकाउंट टैली नहीं होगा ना, जब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। करंट अकाउंट बना रहे हैं ब्रांच का, किसकी बुक में बना रहे हैं, एचओ की बुक में। तो ब्रांच करंट अकाउंट को ठीक करेंगे अपन। तो ब्रांच करंट अकाउंट एचओ के यहाँ कितना दिख रहा है फ्रेंड्स, एचओ के यहाँ ब्रांच करंट अकाउंट है 1,33,710। डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। तो डेबिट साइड लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,33,710। अब एंड में टैली होके हमारा कितना हो जाना चाहिए, 1,29,010 हो जाना चाहिए, जो कि एच ब्रांच के यहाँ दिख रहा है, राइट। तो दोनों का इफेक्ट डाल दीजिए हम लोग, कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच, ब्रांच अकाउंट के करंट में आ जाएगा ब्रांच करंट अकाउंट, कैश इन ट्रांजिट कितनी अमाउंट है फ्रेंड्स, 3,000। फिर ए बी ब्रांच करंट अकाउंट में स्टॉक इन ट्रांजिट बाय स्टॉक स्टॉलन, नॉट ट्रांजिट फ्रेंड्स, स्टॉलन 1,700। और कुछ नहीं है तो बाय बैलेंस कैरी डाउन कर दीजिए, इट मस्ट बी टैली 133,710, 133,710। और ये अकाउंट बैलेंस उतनी मेरे से जितना उनका है 1,29,010। देखो जरा बचता है क्या, चेक करके देखो 1,29,110 बचता है कि नहीं, नहीं बचता है तो कुछ और इफेक्ट डालना पड़ेगा। गिव मी कैलकुलेटर, ये देखिए जरा 1,33,710 माइनस 3,000 माइनस 1,700, यस 1,29,010। अंडरस्टूड, अकाउंट टैली हो गया, मतलब अब दोनों के अकाउंट टैली हो गए, एटलीस्ट हिसाब किताब टैली होना चाहिए ना यार, तो वो हमने कर दिया। अब मर्जर एंट्री पास करते हैं ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस, या यू कैन से फाइनल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस और यू कैन से फाइनल अकाउंट विथ एचओ। ये क्या कर रहे हैं अपन लोग, एचओ ने अपने बुक्स अपन बना लिए, ब्रांच ने अपनी बुक्स बना लिए, अब उनको मर्ज कर रहे हैं। तो ब्रांच के जो भी एसेट्स लायबिलिटीज होंगे उन सबको उठा के ले आएंगे, राइट। सबसे पहले देखें, अब ब्रांच का एसेट्स ट्रायल बैलेंस पे आ जाइए, फिक्स एसेट्स दिख रहा है, तो फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट 95,000। ये भी जनरल एंट्री के थ्रू ही मांगा है उसने फ्रेंड्स, हमसे बैलेंस शीट नहीं मांगे हैं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस फॉर द ई पीरियड, तो प्रॉफिट के अलग से एंट्री पास कर देंगे, क्या लिखेंगे, ब्रांच करंट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट है ना, टू प्रॉफिट फॉर द पीरियड, कितने का है 31,700 का, बराबर। अकाउंट अपने आप टैली हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स, अभी बताऊंगा आपको मैं ब्रांच करंट अकाउंट कैसे टैली होगा तुम्हारा। हाँ, ये अपन यहाँ पे टैली कर दिया ना, बैलेंस 129 लेके आए, ये भी बैलेंस खत्म हो जाएगा। कैसे, क्योंकि एसेट्स लायबिलिटी उसके यहाँ दे दी अपन ने, भाई हम तेरे लिए काम कर रहे थे, एचओ के लिए काम कर रहे थे ना, एचओ को जो भी एसेट्स लायबिलिटी एंड में एचओ के ही है, ब्रांच के पास जो भी एसेट्स लायबिलिटी एंड में एचओ के ही है ना। तो ब्रांच के यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 1,29,110, 110 ओनली, 1,29,010, ये दिख रहा है ना अमाउंट, जहाँ मेरा सर्कल घूम रहा है, इतनी अमाउंट अभी एचओ को ब्रांच से लेनी है। तो ब्रांच उसके बदले अपनी एसेट्स लायबिलिटीज पूरे दे रहा है, भाई ये देख ले, ये है तेरे पास, हिसाब किताब तू टैली कर ले, ठीक है, तो हिसाब किताब टैली हो जाएगा हमारा। लेट्स स्टार्ट, आगे देखते हैं। स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक भी डेबिट कर दीजिए 50,460। डेटर्स, तो डेटर्स को भी डेबिट कर दीजिए, डेटर्स अकाउंट डेबिट 19,100। फिर क्रेडिटर्स भी है, तो क्रेडिटर्स को क्रेडिट लिख देंगे फ्रेंड्स, क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट 10,400। फिर कैश, कैश भी डेबिट हो जाएगा, कैश बैलेंस 6550, बस। और पिनल तो पहले ले दिया, डिफरेंस कहाँ चला जाएगा, टू ब्रांच करंट अकाउंट। देखो डिफरेंस जो भी आएगा, वन 160,710, ठीक है। ये आगे हमने ब्रांच के एसेट्स ले लिए, ये देखिए, और ये ब्रांच का पिन ले लिया अलग से, अमालगमेशन हो गया। अब आप वापस से ब्रांच करंट अकाउंट बना के बताओ, आपका अकाउंट टैली हो जाएगा। ये देखिए, ब्रांच करंट अकाउंट
ऑब्वियस टैली होगा ही ना। पहले हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेक्ट बैलेंस, ठीक है। कितना है करेक्ट बैलेंस बताइए, एरा 1,29,000 आफ्टर रेक्टिफिकेशन, राइट, 1,29,110। अब ये देखिए ब्रांच करंट अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पर फर्स्ट एंट्री में, तो ये सब डेबिट में लिख देंगे हम लोग। बाय ऑल असेट्स टू ऑल लायबिलिटीज, मैं पहली एंट्री पास कर रहा हूँ, पोस्टिंग कर रहा हूँ एंट्री की, आपको समझाने के लिए, जैसे अकाउंट टैली हो गया हमारा। सो 95,000 प्लस 50,460 प्लस 90,100 प्लस 6,550, कितना होता है टोटल मिलके 1,71,110, 1,71,110। लाइब्रेज कितनी है 10,400। हर एक का नाम भी लिख सकते हो आप चाहो तो। पोस्टिंग मतलब क्रेडिट साइड ले जाना है हमको, कितनी अमाउंट 1,60,710, इतना क्रेडिट साइड ले जाना है। कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, राइट। फिर ब्रांच करंट अकाउंट डेबिट हो गया, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 31,700। नाउ आप चेक करके देखो, अकाउंट मस्ट बी टैली, इट मस्ट बी टैली। 171,110 आएगा, देखो करके 171,110। तो ये क्या है, उसका हिसाब किताब क्लियर हो गया ना कि भाई देख, मैं तेरे यहाँ पे, मेरे यहाँ दिख रहा है कि 1,29,110 मैं तेरे को दूंगा, उसके असेस लाइब्रेरीज क्या क्या है मेरे पास, ए रहे उसके असेस लाइब्रेरीज, तो वो सब तेरे को ट्रांसफर कर दिए मैंने। अब अगर वो मांगता हमको तो ब्रांच एचओ के यहाँ पर हम एक करेंट बैलेंस शीट और बना देते, जिसमें सारे आइटम इकट्ठा करके ऐड करके बना देते। अगर वो भी बनाने की इच्छा तो वो भी बना दीजिए एक, चलो आपका अकाउंट टैली हो जाएगा, वो भी बना देते हैं, राइट। ये एक्स्ट्रा बना रहे हैं हम लोग, राइट, ये एक्स्ट्रा बना रहे हैं। consolidated, you can say consolidated balance sheet of HO and branch, ये मैं एक्स्ट्रा बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई शेड्यूल 3 का फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, हम जैसा टी फॉर्म में है वैसा बना सकते हैं। खाली आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ कि आपको समझे जैसे एसेस लाइब्रेरीज कैसे हमारे टैली हो गए, राइट। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले शेयर कैपिटल, ये लाइब्रेरीज है हमारी, ये अमाउंट है, ये एसेट्स है, ये अमाउंट है। जैसे इंडिविजुअल की बनाते हैं ना वैसा बैलेंस शीट बना रहे हैं अपन लोग। सबसे पहले शेयर कैपिटल, अब ऑथोराइज वगैरह ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हमको नेट लिखना है 8 लाख रुपए की, ओके। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें पहले से है 25,310, प्रॉफिट एंड लॉस नया आ गया 1 लाख रुपए का, ये मैं एचयू की बुक में से लिख रहा हूँ, प्लस ये एक्स्ट्रा आ गया हमारा 31,700 का, जो ब्रांच ने कमाया, वो भी एचयू का ही हो गया ना एंड में, तो प्लस 31,700, टोटल लगा दीजिएगा कितना आता है 25,310 प्लस 1 लाख प्लस 31,700, 157,010, राइट। फिर हम आगे देखते हैं और जनरल रिजर्व, ये भी हमारा शेयर होल्डर फंड का ही पार्ट होता है। जनरल रिजर्व आई थिंक फ्रेंड्स ये 1 लाख जनरल रिजर्व ही था, अपन ने यहाँ डाल दिया, कोई बात नहीं, यहाँ से हटा देता हूँ मैं इसको। ये 1 लाख जनरल रिजर्व की थी, 1 लाख कम कर दिया, 1 लाख इधर ऐड कर दिया, बात एक ही है, 1 लाख हो गया, राइट। फिर फिक्स एसेट्स, एसेट साइड आएगा। अब फिक्स एसेट्स एचओ की कितनी है 5,30,000 प्लस ब्रांच की और ऐड कर दो, देखो ब्रांच का हमने यहाँ लेकर रखा है 95,000, 95 उसमें ऐड कर दो तो 6,25,000 हो गया। समझ रहा है ना, हमने मर्ज कर रहे हैं, अमालगमेशन स्टेप 5। फिर स्टॉक, ये मांगा नहीं है उसने, हम अपनी तरफ से बना रहे हैं फ्रेंड्स। हाँ 222 400 का 470 का पहले से है हमारे पास, प्लस ब्रांच से कितना लिया हमने 50,460 का, तो 50,460 इसमें ऐड कर दीजिए 272,930, ठीक है। फिर डेटर्स, डेटर्स का कितना है 50,500 प्लस डेटर्स इससे कितने लिए थे हमने, हालांकि हमारे पास 12 से वहां से भी ले सकते हैं हम लोग सीधा 19,100, आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं मैं 19,100 69,600, ठीक है। फिर क्रेडिटर्स भी लिख दीजिए इमीडिएटली
कितने के हैं 21,900 के, और इसके कितने हैं पहले से, ब्रांच के कितने हैं 10,400 के, कितना हो गया 32,300। ठीक है, फिर क्रेडिट, फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर। अच्छा, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर अलग से दिया हुआ है, यहाँ पे ऐड करना ही पड़ेगा हमारे लिए, ऐड कर दीजिए फ्रेंड्स। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है 52,200 का है। ये अपन जो जनरली आपको समझ रहे थे ना प्रॉफिट, वो प्रॉफिट नहीं था, जनरली था, वो प्रॉफिट अलग से दिया हुआ है। 52,200 और ऐड कर दीजिए, 57,10 प्लस 52,200, 1,09,210, 1,09,210। ओके, ये प्रॉफिट ऐड कर दिया पूरा, उसका प्रॉफिट तो पहले ही देखा अपन ने, राइट। फिर कैश बैलेंस, मैं आपको अमालगमेशन बोल दिया, मतलब आप समझ जाओ फ्रेंड्स, अमालगमेशन आपको नहीं आता तो अमालगमेशन देख लो एक बार, टोटल का टोटल लगा रहे हैं अपन लोग, इकट्ठा ही तो कर रहे हैं, मर्जर हो रहा है हमारा। तो कैश बैलेंस हमारा खुद का है 62,730 का, प्लस ब्रांच का कितना था वो भी ऐड कर दीजिए इसमें, 6,550 का, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 69,280। ओके, फिर ब्रांच का करेंट अकाउंट देखो, एसेट साइड दिख रहा है, और ब्रांच के यहाँ पर लाइब्रेरी साइड दिख रहा है, तो ब्रांच अकाउंट उसमें टैली हो गया, खत्म हो गया, ऑब्वियस ना। ये देखो अकाउंट टैली हो गया ना, ये आपके सामने है बैलेंस, ब्रांच अकाउंट का, करेंट अकाउंट का बैलेंस कोई बच रहा है क्या, बताओ, अकाउंट टैली है, काम खत्म। नाउ इट मस्ट बी टैली फ्रेंड्स, टेक द टोटल ऑफ बैलेंस शीट। $10,41,500, इधर का भी वही आना चाहिए फ्रेंड, लगा के देखो। देखो अकाउंट टैली होना चाहिए। अच्छा, वो अपने इसका इफेक्ट नहीं डाला अभी तक, कैश इन ट्रांजिट वगैरह जो पड़े है ना, ये देखो, ये दोनों कैश इन ट्रांजिट और गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस, राइट। तो गुड्स लॉस हमको पील में से कम करना पड़ेगा, ये दोनों रह गए ना अभी तक, और एक कैश इन ट्रांजिट जो है वो 3,000 का हमको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैश इन ट्रांजिट अलग से लिख दीजिए, कैश इन ट्रांजिट 3,000 बराबर, और यहाँ पे लॉस को यहाँ माइनस कर दीजिए, कितने का 1700 का था ना लॉस को, वो 1700 लॉस माइनस कर दीजिए, बताइए कितना हो जाएगा। ये देखो 1700 का लॉस था, कितने का था ये 1700 का ना, और ये 3,000 का हमारा कैश इन ट्रांजिट था, वो अपने पहले एंट्री पास की थी, उसका इफेक्ट भी डालना पड़ेगा ना, एंट्री पास कर रखी है तो 1,09,210 में से 17 माइनस का कितना आ जाए, 1,07,510। ठीक है ना, इसकी जगह 1,07,510 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वो 17 हमारे लॉस के इन ट्रांजिट के माइनस करना बाकी था। 810 इधर लगा के देखो फ्रेंड्स, इतना ही आना चाहिए। एंड 3,000 टैली, वेरी गुड। तो ये क्या है, हमारा अमालगमेशन जैसा है, मर्जर किया है अपन ने, जिसमें ब्रांच का और एचओ के अकाउंट अपन ने टैली कर दिया। अंडरस्टूड। सो फ्रेंड्स, ये हमारे इंडिपेंडेंट ब्रांच का सारा मैंने आपको करके दिखा दिया, जनरल एंट्री भी हमने मर्ज कर ली, ठीक है, और जनरल एंट्री के साथ में हमने क्या किया, बाकी के जो प्रॉफिट एंड लॉस थे वो भी अपने सब ले लिया, राइट। तो ऐसे करके हमने उसका पूरा का पूरा अकाउंटिंग कर दिया जो इंडिपेंडेंट ब्रांच में हो सकता है। ओके, बाकी का ट्रांजैक्शन रेक्टिफाई करना था वो भी कर लिया। अभी ब्रांच के फिक्स एसेट्स हमको ऐसे इसमें रिकॉर्ड कौन कर रहा है, उसकी जैसे कोई एंट्री और आ जाएगी तो वो मैंने डिस्कशन तो कर रखा है, उसकी भी एंट्री पास कर लेते हैं। ओके, नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13, राइट। केपी मैन्युफैक्चरर अ रैंक, वो समझा ना पहले वाले में कोई तकलीफ, खाली क्या था हमारे लिए, हमने उसमें एक्स्ट्रा और बना दिया, बैलेंस शीट भी बना दिया, एक्स्ट्रा मांगा नहीं था उसने बैलेंस शीट, बट वो आपको समझ आएगा कि कैसे ब्रांच के एडजस्टमेंट को मर्ज किया जाता है एचओ के साथ में। जैसे अमालगमेशन होता है तो ब्रांच को आप सेलिंग कंपनी मान सकते हो, राइट। परचेजिंग कंपनी हमारी हो गई एचओ, जो हमको परचेज कर रही है, राइट।
ठीक है। KP manufacturing a range of goods which it sell to wholesaler customer only from its head office. In addition, the HO transfer goods to a newly opened branch at factory cost plus 15%. यानी कि हम ब्रांच को भी भेज सकते हैं गुड्स, एक नई ओपन की है हमने जिसमें हम लोग कॉस्ट प्लस 15% को भेजते हैं, ठीक है। द ब्रांच द सेल दीज गुड्स एट द जनरल पब्लिक ऑन द ओनली कैश बेसिस। तो इसका मतलब ब्रांच के यहाँ पे कभी भी डेटर्स नहीं बनने वाले हैं। यहाँ तक देख के ऐसा लगा जैसे डिपेंडेंट ब्रांच हो, मे बी डिपेंडेंट भी हो सकती है। लेट्स सी क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। द सेलिंग प्राइस टू होलसेल कस्टमर इज डिजाइन टू गिव अ फैक्ट्री प्रॉफिट विच अमाउंटिंग टू 30% ऑफ द सेल्स वैल्यू। माने फैक्ट्री प्रॉफिट जो होलसेल कस्टमर को बेचते हैं हम लोग, वो 30% प्रॉफिट कमाते हैं ऑन सेल्स वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, टू 30% ऑफ द सेल्स वैल्यू। वहां पे हम ब्रांच को भेज रहे हैं, वो 15% ऑफ प्लस कॉस्ट भेज रहे हैं, कॉस्ट प्लस 15%। द सेलिंग प्राइस टू द जनरल पब्लिक इज डिजाइन टू गिव अ ग्रॉस मार्जिन दैट इज सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम HO ऑफ 30% ऑफ द सेल्स वैल्यू। मतलब जनरल पब्लिक को कौन बेचता है? जनरल पब्लिक को ब्रांच बेचती है, देखो लिखा हुआ है, जो कि कैसी है हमारी सेलिंग प्राइस, गिव द ग्रॉस मार्जिन दैट इज सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम HO ऑफ 30% ऑफ द सेल्स वैल्यू। मतलब हम 30% ऑफ सेल्स वैल्यू पे प्रॉफिट कमाते हैं। कौन? ब्रांच, जनरल पब्लिक को बेचती जो, ठीक है। KP ऑपरेट्स फ्रॉम रेंटल प्रोमाइसेस एंड लीज ऑल अदर टाइप्स ऑफ फिक्स एसेट्स। बहुत अच्छी बात है, मतलब एसेट्स है ही नहीं उसके पास, राइट। तो या तो वो रेंटेड प्रोमाइसेस में रहता है और लीज करता है ऑल टाइप्स ऑफ असेट्स को, जो भी उसको चाहिए वो लीज पे ले लेता है। हो सकता है एसेट्स हो भी, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि हम लोगों को कोई फिक्सेस हमारे पास नहीं है, ठीक है। द रेंट एंड हायर चार्जेस फॉर दीज आर इंक्लूडेड इन द ओवरहेड कॉस्ट शोन इन द ट्रायल बैलेंस। तो ये ओवरहेड कॉस्ट में सब इंक्लूड है, डोंट वरी, हमको कुछ अरेंजमेंट अलग से बनने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ईयर एंडेड 31 मार्च December 2011 इन कॉलमर फॉर्म, स्पेशली अंडरलाइन कर लेना फ्रेंड्स, इन कॉलमर फॉर्म। क्या चाहिए उसको? आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ HO एंड ब्रांच एंड एंटायर बिजनेस। माने प्रॉफिट लॉस अकाउंट चाहिए तो 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे, एक HO का, एक ब्रांच का और एक एंटायर बिजनेस का, ठीक है। फिर बैलेंस शीट एज ऑन 31 December 11 फॉर द एंटायर बिजनेस। बैलेंस शीट जैसे भी हमने बनाई थी ना, याद है, उसने मांगा नहीं था, हमने बना दी थी, वो बैलेंस शीट चाहिए उसको, ब्रांच और HO दोनों को एसेट्स लाइब्रेरी मिला के। अब चूंकि देखा जाए तो सारे लीज पे ही लेता है, तो ब्रांचेस के पास बहुत कम ही एसेट्स लाइब्रेरी होंगी, बट जितनी भी हैं उतने दिखानी पड़ेंगे, प्रॉफिट हो या जो भी हो, वी हैव टू शो इट, राइट। लेट्स सी द ब्रांच आइटम क्या क्या दिए हैं। हेड ऑफिस का है ये कॉलम और ये ब्रांच का है। तो इसका मतलब अभी इसने स्पेशली मांग लिया है ब्रांच का अलग बनाओ, हेड ऑफिस का, तो हम बोल सकते हैं कि ये डिपेंडेंट ब्रांच नहीं है बल्कि इंडिपेंडेंट ब्रांच का है, ठीक है, ओके। रॉ मटेरियल परचेज ऑब्वियस HO ही करेगा। डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, कभी कभी ब्रांच भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, परचेज। फिर स्टॉक ओपनिंग दिया हुआ है रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का। डेटर्स HO के यहाँ पे है, ब्रांच के यहाँ नहीं है, क्योंकि ब्रांच खाली कैश में बेचता है। कैश एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एक्सपेंस, सैलरी, सेल्समैन सैलरी, अदर इंफॉर्मेशन एंड सेलिंग ओवरहेड, इंटर यूनिट अकाउंट्स, कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, इन स्टॉक, सेल्स, गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स रिसीव फ्रॉम HO, ठीक है। ऐसे करके हमारा पूरा ये ट्रायल बैलेंस बन के रेडी हो गया। नोट में क्या लगाया है? नोट का कहीं रेफरेंस भी दिया है ऊपर? नोट का कहीं रेफरेंस नहीं है, नोट एक्स्ट्रा ही है, ठीक है। ऑन 28 December 2011 अ ब्रांच रेमिटेड 1500। अच्छा, ब्रांच और HO का अकाउंट नहीं देखा गया इसमें कहीं? हाँ, ये है ना, गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स रिसीव फ्रॉम HO। अच्छा, गुड्स सेंट टू ब्रांच 46,000 का है, गुड्स रिसीव बाय HO 40, गुड्स रिसीव फ्रॉम HO 44,500 का ही है। ये देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 46,000 का भेजा, बट 44,500 मतलब 1,500 इन ट्रांजिट हो गया है, और कहाँ जाएगा, समझे कि नहीं? तो ऐसे करके हम ट्रांजिट उसको बोल सकते हैं, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं। December the branch remitted 1,500 of HO and the has not yet been recovered in the HO books. Also on the same day, HO dispatched goods of the branch invoice of 1,500 and these two have not yet been entered into the branch books. ये लो,
मतलब ये कैश इन ट्रांजिट भी है और गुड्स इन ट्रांजिट भी है, इसलिए उनके अकाउंट टैली हो गए हैं। और अकाउंट टैली होगा इसलिए हो सकता है दिए भी ना हो अकाउंट्स। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 1500 एचओ ने भेजे हैं ब्रांच को गुड्स, जो अभी तक ब्रांच को नहीं मिला है, और 1500 ही ब्रांच ने कैश भेजा है जो कि एचओ को अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, तो दोनों आपस में एडजस्ट हो जाएंगे, बट स्टिल भी हैव टू शो द एंट्री। एक एचओ के यहाँ रेक्टिफाई होगा, एक ब्रांच के यहाँ रेक्टिफाई होगा, जिसको मिलने वाला है उसके यहाँ रेक्टिफाई करते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। इट इज द कंपनी पॉलिसी टू एडजस्ट आइटम इन ट्रांजिट इन द बुक्स ऑफ द रिसिपिएंट। कुछ ना बोले तो अभी हम वही एज्यूम करते हैं, राइट। द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हेल्ड एट एचओ ऑन 31 दिसंबर 11 वाज वैल्यूड एट 2200। एचओ का स्टॉक तो दे दिया, बट ब्रांच का स्टॉक भी होना चाहिए ना, तो ब्रांच का स्टॉक नहीं दिया है, हमको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ लेंगे, कोई बात नहीं। यू आर एडवाइज दैट देयर वर नो स्टॉक लॉसेस इनकर्ड ऑन एचओ और इन द ब्रांच। माने कोई स्टॉक लॉस नहीं हुआ है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि कुछ गुड्स इन लॉस इन ट्रांजिट हो गया है या लॉस इन गुड्स फायर हो गया है, कुछ भी हो गया, ऐसा कुछ लॉस नहीं है। सो इट इज केपी प्रैक्टिस टू वैल्यू फिनिश गुड्स स्टॉक at the HO at factory cost. Okay, so KP practices to value finished goods stock at HO at factory cost. तो HO की कॉस्ट पे रखना है, वो भी फैक्ट्री कॉस्ट पे रखना है, ऐसा उसने बोला है। ठीक है, देयर वर नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक वर्किंग प्रोग्रेस, बहुत अच्छी बात है, WIP का भी कोई चक्कर नहीं है। ब्रांच एम्प्लॉय आर एंटाइटल टू बोनस 156 अंडर द बायलैटरल एग्रीमेंट। ये बायलैटरल कोई एग्रीमेंट होता है फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग उनको 156 का बोनस देना है। तो ये बोनस हमारा आउटस्टैंडिंग है, ऐसा बना के हम एक एंट्री पास कर देंगे, छोटी सी बोनस आउटस्टैंडिंग, और बाद में उसको एंट्री पास कर देंगे उसकी। आप आउटस्टैंडिंग के एक्सपेंस की एंट्री पास करते हैं ना वैसे। तो अब करना क्या है बताइए, ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। अब एचओ का कॉलम बनाना है तो कॉलम फॉर्म बनाना है, तो किसकी बुक बनाना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप केपी बुक लिख दीजिए, खाली एचओ मत लिखिए, केपी लिख दीजिए, ब्रांच है चाहे एचओ हो। और जैसा हम बनाते हैं हमेशा कि ब्रांच का एचओ का अलग अलग बनाने के बजाय उन्होंने एक कॉलम फॉर्म बना दिया, तो हम कॉलम फॉर्म बना देते हैं, राइट। एक रोल कॉलम बना देंगे और बैलेंस शीट तो सीधे ही बना देंगे। इस बार जनरल एंट्री पास नहीं करनी, जैसे हमने पहले समय पास की थी, डायरेक्टली बनाएंगे। ओके, लेट स्टार्ट फ्रेंड्स। आंसर टू क्वेश्चन नंबर कौन सा है? आंसर टू क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर क्या है? 13.43। ठीक है, सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ केपी, अब एक्चुअली लिख रहा हूँ क्योंकि अपन ब्रांच का कॉलम भी बना रहे हैं, तो हो सकता है केपी ब्रांच का कॉलम बना रहा हो, बट स्टिल हमने पूछा है जैसा बना रहे हैं हम लोग, राइट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन कॉलमर फॉर्म। ठीक है, कितने कितने कॉलम बनेंगे? पर्टिकुलर, एचओ, ब्रांच, टोटल, पर्टिकुलर, एचओ, ब्रांच, टोटल। ठीक है, चलो बुक भी दे दीजिए मेरे को। सो नाउ फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। उसमें खाली बुक कैश इन ट्रांजिट का ही एक एडजस्टमेंट, और कोई एडजस्टमेंट है नहीं। कैश इन ट्रांजिट एंड गुड्स इन ट्रांजिट, राइट। और क्लोजिंग स्टॉक तो हम बाद में ढूंढ ही लेंगे कुछ ना कुछ दिमाग लगा के। पर्टिकुलर, एचओ, ब्रांच, टोटल, पर्टिकुलर, एचओ, ब्रांच, टोटल। ठीक है, केपी मैन्युफैक्चरिंग रेंज वो हो गया है, गुड्स भेजता है वो हो गया है। रॉ मटेरियल परचेज, सो टू ओपनिंग स्टॉक पर लिख देता हूँ मैं, फिर टू रॉ मटेरियल परचेज, एचओ के यहाँ पे लिखूंगा 35,000। फिर डायरेक्ट बेजेस, ए भी ट्रेडिंग का ही पार्ट है, डायरेक्ट बेजेस 1,08,500। फिर फैक्ट्री ओवरहेड, ए भी आप बोल सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट का ही पार्ट है, क्योंकि फैक्ट्री मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट खर्चे जो कि गुड्स से रिलेटेड है, 39,000। और वैसे ही उसने बोला है कि स्टॉक इज वैल्यूड एट फैक्ट्री कॉस्ट, तो फैक्ट्री ओवरहेड तो लेना पड़ेगा, जब जाके तो फैक्ट्री कॉस्ट आएगी। फिर टू ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स मैंने ऊपर लिख के रखा है इसके लिए 1800 एंड 13,000। चलेगा ना, दिख रहा है ना? ओके। फिर डेटर्स, डेटर्स हमारी बैलेंस शीट में जाते हैं, तो आप चाहो तो बैलेंस शीट बना दें, साथ में बना दीजिए बैलेंस शीट। आप बोल सकते हो क्या नाम लिखा है उसने, कंबाइन लिखा है ना, बैलेंस शीट फॉर द एंटायर बिजनेस, ऐसा लिख दो, फॉर द एंटायर बिजनेस। और यू कैन से
जो अपन बोलते हैं ना कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ऐसा भी आप बैलेंस शीट बोल सकते हो। लेकिन डेटर्स तो ब्रांच के यहाँ होने वाले ही नहीं है, खाली एचओ के ही रहने वाले हैं। और वैसे हम साथ साथ में देख ही रहे हैं ना दोनों कॉलम, उसमें क्या हो गया, राइट। अच्छा, फिनिश गुड्स का स्टॉक हमने वहाँ नहीं लिखा है फ्रेंड्स, स्टॉक और लिख दीजिए। फिनिश गुड्स का स्टॉक 9200 का, ओपनिंग का इधर भी है 9200 का। लेकिन सर न्यूली ब्रांच ओपन से ओपनिंग स्टॉक कहाँ से आ गया? ठीक है, हो सकता है न्यूली मतलब वो 2-4 साल पहले ओपन किया, वो बोला न्यूली है, हाँ पॉसिबिलिटी है, लेट्स सी, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर डेटर्स 3700, मैं बैलेंस शीट में आ गया हूँ फ्रेंड्स, और बैलेंस शीट में भी दोनों डेटर्स साथ में लिख देता। ओपनिंग स्टॉक नहीं आता है, इसलिए ओपनिंग स्टॉक को अपन ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, लिख दिया मैंने, बात खत्म कर दी। फिर कैश, ये भी साथ में लिख दीजिए फ्रेंड्स, 22,000 प्लस 1000 एंड प्लस कैश इन ट्रांजिट था ना 1500 का, वो भी ऐड कर दो, या अलग से लिख दो, चलो कैश इन ट्रांजिट 1500। और इधर एक गुड्स इन ट्रांजिट भी आने वाला है, जो कि अभी तक रिसीव हुआ नहीं है ना, तो वो भी अपन बोल सकते हैं कि कैश इन ट्रांजिट करके, तो उतना कैश इसमें ऐड हो जाएगा और स्टॉक जो है उतना एडजस्ट हो जाएगा, राइट। तो वो एचओ का और ब्रांच के अकाउंट जो है ना वहाँ से टैली हो जाएगा अपने आप, राइट। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, ये ध्यान रखेंगे अपन इन दोनों का, कैश इन ट्रांजिट और स्टॉक इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट, इन दोनों का दूसरा इफेक्ट देना बाकी है अभी, ठीक है। कहाँ जाएगा, तो गुड्स तो सेंड में जाएगा, तो गुड्स सेंड में तो अपने आप आ जाएगा वो, राइट। और जो कैश है उसका अपन देखेंगे कहीं एचओ अकाउंट से एडजस्ट करना पड़ेगा, लेट्स सी लेटर ऑन, ठीक है। सो कैश कितना हो गया, 23,000, राइट ना, ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी, तो मैं ये सब पीएल में लिख देता हूँ, टू एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी 13,900, उसका कितना है 4,000 एंड यू कैन राइट टोटल 17,900, चलेगा ना। ठीक है। फिर टू सेल्समैन सैलरी 22,500 और दूसरा कितना है 6,200, टोटल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 28,700, ठीक है। फिर हाँ ये 9 ही है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। फिर अदर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड, टू अदर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड, ये कितने हैं फ्रेंड्स 12,500, दूसरा कितना है 2,300, टोटल 14,800, ठीक है। ओके, आगे अदर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड हो गया। हाँ ये इंटर यूनिट अकाउंट जो है ना उसके थोड़े एडजस्ट होंगे, वो इंटर यूनिट अकाउंट मतलब इज नथिंग बट लाइक अ यू कैन से ब्रांच पीएनएल अकाउंट आपस में, तो मैं एक वो बना देता हूँ, ठीक है। ये एक्चुअली अपन उस टाइम नोटिस नहीं किया, इंटर यूनिट अकाउंट। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दो बनाने पड़ेंगे, एक ब्रांच करेंट अकाउंट इन एचओ बुक, ठीक है, फिर एक एचओ अकाउंट इन ब्रांच बुक, समझा। तो एचओ के यहाँ पे कितना दिख रहा है हमारा बैलेंस 5,000 का दिख रहा है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। ऐसे ही ब्रांच के यहाँ अपना बैलेंस दिख रहा है 3,000 नहीं 2,000 ओनली, सॉरी। सो अब हमको एडजस्ट करना है, इसको क्या एडजस्ट करना है, वो दो एंट्री डालनी है, अपने आप अकाउंट टैली हो जाएगा। क्या एंट्री थी, मैं एक बार एंट्री डाल दूं साथ में, ब्रांच रेमिटेड 1,500 टू एचओ एंड दिस हैज येट बीन रिकवर्ड इन द एचओ बुक, तो अभी तक एचओ बुक में रिकॉर्ड हुए नहीं है, तो अपने यहाँ एचओ के यहाँ पे क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी, एक छोटी सी एंट्री पास करनी पड़ेगी, वो क्या होगी कि कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच करेंट अकाउंट, कितने का 1,500 का। तो ब्रांच करेंट अकाउंट में मैं क्रेडिट साइड लिख दूंगा बाय कैश इन ट्रांजिट, कितना 1,500। ये एंट्री एक्स्ट्रा पास की है मैंने, एक्स्ट्रा ही
अपने रेफरेंस के लिए एचओ के यहाँ पे पास करनी है, क्योंकि एचओ को ही रिसीव होने वाला है कैश ऑब्वियस, जब ब्रांच ने भेजा है आज नहीं तो कल मिलेगा। ऐसे गुड्स भेजा है एचओ ने लेकिन ब्रांच को नहीं मिला है, तो ब्रांच के ऊपर उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या लिखेगा ब्रांच? गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट। तो एचओ अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा, क्या लिख के? गुड्स इन ट्रांजिट 1500। अब गुड्स इन ट्रांजिट एचओ और ब्रांच अकाउंट तो हो गए, तो गुड्स इन ट्रांजिट हमने स्टॉक में लिख दिया, ये देखो यहाँ आ गया, आया, और कैश इन ट्रांजिट भी यहाँ पे आ गया, अकाउंट सेटल हो गया। अब हम अगर यहाँ पे गुड्स भेजेंगे, एचओ जो ब्रांच को गुड्स भेजेगा उस टाइम पे अपने पूरा गुड्स लिखा तो क्लोजिंग स्टॉक में भी लेना पड़ेगा, क्योंकि दो इफेक्ट तो हो गया, उसके तो काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे हमने अगर पूरा स्टॉक लिखा है, जो गुड्स सेंड किया है पूरा का पूरा, तो यहाँ पे लिया है तो क्लोजिंग स्टॉक में भी लेना पड़ेगा। मतलब इनडायरेक्टली या तो दो इफेक्ट जाएंगे या चार इफेक्ट जाएंगे। चार, क्योंकि दोनों जगह इफेक्ट डालना पड़ेगा, नहीं तो अकाउंट टैली कैसे होगा भाई? समझे कि नहीं? मैं आपको बता रहा था ना उस टाइम जब मैं लिखवा रहा था कि कैश इन ट्रांजिट गुड्स इन ट्रांजिट लिख देता हूँ, लेकिन दूसरा इफेक्ट डालना भूलना नहीं है अपन को, इसलिए मैंने आपको बोला और वो इमीडिएटली आ गया, क्यों? उस टाइम ध्यान नहीं दिया इंटरमीडिएट अकाउंट करके। तो इंटरमीडिएट अकाउंट इज नथिंग बट क्या है? एक दूसरे के अकाउंट जो बचे हुए हैं, ठीक है। फिर कैपिटल 50,000 का, तो बैलेंस शीट में आ जाएगा सीधा। मैं एक बार में सम कर रहा हूँ, जैसे सिंगल एंट्री को सम करते हैं ना, वैसे ही सम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर आगे सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं फ्रेंड्स? 13,000। फिर सन्ड्री प्रोविजन फॉर अनलाइज प्रॉफिट इन स्टॉक। अब अनलाइज प्रॉफिट मतलब ये होता है स्टॉक रिजर्व। क्या होता है? स्टॉक रिजर्व। तो ये स्टॉक रिजर्व हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के ओपनिंग स्टॉक पे लगाया होगा ये, तो अपन ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड ले जाते हैं इसको। तो बाय अनलाइज प्रॉफिट स्टॉक के ऊपर कितना है? 1200। ये एचओ लगाएगा क्योंकि एचओ ने कमाया है, जबकि ब्रांच तो बेचारा बेचता है, उसने क्या कमाया? एचओ उसको प्रॉफिट में भेजता है ना, इसलिए एचओ ने कमाया है, ठीक है। फिर सेल हुई है तो बाय सेल भी लिख दीजिए साथ में फ्रेंड्स। ये टोटल वाला कॉलम मैंने नहीं भरा है क्योंकि सब इकट्ठा भरेंगे सेल में। टोटल को 2,65,200, ओके। फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब देखो यहाँ आ गए अपन लोग गुड्स सेंड टू ब्रांच में। अब ये टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अपन को लिखने का है ना, ये कितना लिखूं? 46,000 लिखूं? तो यहाँ पे गुड्स सेंड टू ब्रांच आएगा 46,000 और यहाँ पे गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ आएगा 46,000। अकाउंट टैली हो जाएगा। अब ये जो 46,000 है, लेकिन यहाँ पे 44,500 दिख रहा है। आप देखो ब्रांच वाले कॉलम में 44,500 है, क्योंकि रिसीव 44,500 का ही हुआ है, तो रिसीव में ये 44,500 आना चाहिए, लेकिन हमने 46 लिख दिया। ये देखो ये वाली फिगर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? क्लोजिंग स्टॉक सॉरी, उसके अंदर गुड्स इन ट्रांजिट एचओ वाले ब्रांच वाले कॉलम में 1500। ये क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट है, तो एडजस्ट हो गया हमारा ऑटोमेटिक। नेट 44,400 ना, 44,500 हो जाए हमारा। देखो 46,000 डेबिट साइड, 1500 क्रेडिट साइड, 44,500 हो गया, जो कि हमारी बुक्स में दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है आपको दिखा देता हूँ मैं, आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर। ये देखिए, ये गुड्स रिसीव फ्रॉम ब्रांच कितना है, फ्रॉम एचओ कितना है? 44,500 है, जबकि हमने 46,000 लिखा है क्योंकि भेजा 46,000 ही है, ठीक है। सो एडजस्ट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। आप कहाँ पहुंचे हम लोग? हाँ, ये एडजस्टमेंट हमने कर दिया है। फिर क्लोजिंग स्टॉक पता है किसका है? ये क्लोजिंग स्टॉक एट द स्टॉक मटेरियल, रॉ मटेरियल का। सो रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक एचओ का 2300 का है। फिर फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक, ये हमको ढूंढना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 1 बना के, ओके। और क्या बचा है? बोनस देना है ब्रांच एम्प्लॉय के लिए, तो 2 बोनस 156 और आउटस्टैंडिंग बोनस करके इधर दिखा देंगे, क्योंकि अपन को एक इफेक्ट डालेंगे तो काम नहीं चलेगा। आपको पता है एडजस्टमेंट शुड हैव 2 इफेक्ट। दैट्स ऑल, एवरीथिंग वी हैड डन एक्सेप्ट क्लोजिंग स्टॉक। कि क्लोजिंग स्टॉक जब तक हमको नहीं मिलेगा, जब तक हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज नहीं कर पाएंगे, जब तक हमको ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। आप चाहो तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का दूसरा तरीका भी है, वो भी फॉलो करके कर सकते हो। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर बच जाएगी।
अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे लिख देते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट कैसे लिखा जा सकता है। 2GP, ठीक है। जीपी कैसे आएगा आप देखो तो यहाँ पे उसने क्लियर मेंशन किया है, मैं आपको वो ओपन कर लेता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा। ये देखो हम जब भेजते हैं ब्रांच को तो कॉस्ट प्लस 15% पे भेजते हैं। तो वट एवर ब्रांच बी हैड गुड्स बी हैड सेंड टू ब्रांच, कितने का भेजा है हमने, 46,000 का भेजा है, उसके ऊपर 15% 115 डिवाइड कर देंगे, राइट। तो 46,000 इंटू 15 डिवाइड 115 करो, कितना हुआ। ये हम एचओ का प्रॉफिट देख रहे हैं, इसका एचओ का 46,000 इंटू 15 डिवाइड बाई 115, 6,000 का प्रॉफिट तो हमने कमा लिया, ब्रांच के लोगों को भेजा गुड्स वहां से, राइट। अब ब्रांच का कितना बचा रहेगा उस पर स्टॉक जब निकालेंगे अपन अपोजिट साइड, दैट इज डिफरेंट मैटर, ठीक है। अच्छा, जनरल पब्लिक को कितने मुनाफा बेचते हैं, 30% ऑन सेल बेचते हैं। ये देखो जनरल पब्लिक को 30% ऑन सेल बेचते हैं। जनरल पब्लिक को कितना गुड्स बेचा है हमने, 2 लाख का, कितने का बेचा है फ्रेंड्स, 2 लाख का एचओ ने बेचा है, राइट। तो 2 लाख का 30% कितना हो जाता है, सीधा निकाल दो 60,000। तो इसका मतलब ब्रांच का या एचओ का ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 66,000। मैं इसको अच्छे करके दिखाऊंगा आपको, अभी ऐसे ओरली बता रहा हूँ जैसे आपको समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब हमारा ये बताइए ब्रांच कितना कमाता है प्रॉफिट। तो ब्रांच का उसने बोला है 30% ऑफ सेल्स वैल्यू, तो उसका भी सीधा 30% ऑफ सेल्स वैल्यू लगा दिए। कितने का है सेल्स, 65 टू 100 के ऊपर लगाइए जरा, 30% कितना होता है, 65 टू 100 के ऊपर 30%, 19,560, तो उसका सीधा ही आ जाएगा 19,560, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। जब ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया तो ट्रेडिंग अकाउंट में कोई भी बैलेंसिंग फिगर हम बना सकते हैं ना, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। अदरवाइज क्लोजिंग स्टॉक ढूंढने जाएंगे तो बड़ा मेहनत करना पड़ता है। ओके, सो ग्रॉस प्रॉफिट मैं सीधा लिखता हूँ, वर्किंग नोट बना देता हूँ जिससे आपको ये हो जाएगा। कैसे आया ये, चलिए वर्किंग नोट, ये अकाउंट टैली हो जाने चाहिए फ्रेंड्स, हम बाद में टैली करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, पहले एचओ कैसे कमा रहा है वो देखो जरा, ध्यान से देखेंगे सब लोग। तो एचओ ने गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना, 46,000 के ऊपर 15% अपॉन 115, क्योंकि कॉस्ट के ऊपर 15% कमाया उतने, तो 6,000 रुपये यहाँ पे कमाया, राइट। और आउटसाइड सेल करके कितना कमाया, 2 लाख का सीधा 30%, दैट इज 30%, 60,000, तो 66,000 ब्रांच का एचओ का प्रॉफिट हो गया। फिर ब्रांच का, हाँ ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ब्रांच का कितना होगा, जो सेल किया है आउटसाइड 65 टू 100, उसका 30% कितना आया था, 19,560, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट बना के हम लेके आ जाएंगे, सीधा लिख दो यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट हमने लिख के रखा है ना कहीं पे, कहाँ गया एरा, हाँ कितना आया ये 66, 19,560, 570 कितना आया था, 560 आया था, 560, ओके। अब ये है तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा बैलेंस फिगर बच जाएगा, होगा कि नहीं। अच्छा, अब क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस फिगर तो हो जाएगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी इंक्लूड है, तो इसलिए पहले क्लोजिंग स्टॉक किसका निकालेंगे बताए, पहले ब्रांच का निकालेंगे, उसके ऊपर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लगाएंगे। उस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को कहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे कहीं पे भी, टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि जैसे ओपनिंग स्टॉक का अपन यहाँ लिखा था, ऐसे क्लोजिंग स्टॉक इधर लिखना पड़ेगा ना। तो पहले ब्रांच का बताइए, ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक कितना आता है जरा बता दीजिए एक बार कैलकुलेट करके। टोटल कितना है, अच्छा टोटल लगाया कि अमाउंट निकाला है, क्लोजिंग स्टॉक 8060, राइट। 8060 और 59 का ये है, तो दोनों मिले कितना हो जाएगा, 9560, बराबर ना। सो 9560 के ऊपर 15/115, 1247, ये एनालाइज प्रॉफिट किसका हो गया बताए, जो हाँ गुड्स बचा हुआ है ब्रांच के पास,
कौन कौन सा गुड्स बचा हुआ है? एक तो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है और एक ट्रांजिट में पड़ा है वो भी बचा हुआ है। तो दोनों 1500 प्लस 8060 कितना हो गया? 9560। 9560 के ऊपर हमने कैलकुलेट किया 15/1/5, राइट? तो 9560 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 115, 1247 बराबर 1247। ठीक है, अब ब्रांच का क्लोजिंग एचओ का क्लोजिंग स्टॉक निकाल दीजिए फ्रेंड्स। इसका टोटल कितना है वो भी बता दीजिए हमारे लिए। टोटल मैं ही लगा लेता हूँ, चलो। $74 $760। फिर सबके टोटल भी लगा देना फ्रेंड्स, क्योंकि उसने कंबाइन का भी मांगा है ना, इसके लिए कंबाइन खाली टोटल ही और कुछ नहीं है। 15047 बैलेंसिंग फिगर। ओके, टोटल कितना है? इनका टोटल बता दीजिए फ्रेंड्स। $264,547 सबका लगा लीजिए फ्रेंड टोटल। $85,560, राइट? तो ऐसे करके हमारा ये आ गया। ये टोटल लगा दीजिए, टोटल कितना हो जाता है? $1500, फिर आगे कितना है? 2300, 23,107। ऐसे सबका लगाइए फ्रेंड्स और टोटल निकालिए और फिर नेट प्रॉफिट भी निकालिए, राइट? ओके फ्रेंड्स, आ गया। अभी इसका टोटल कितना आया था? इन सब का टोटल टोटल हो जाएगा फ्रेंड्स 339,207, राइट? 339,307 है क्या? हाँ, 307,9,307, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, ये क्या कही हमने? टोटल लगा दिया। नाउ ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन कर दें। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं फ्रेंड्स, ये अनरियलाइज प्रॉफिट को हमको ट्रेडिंग में और पीएल में कहीं भी ले जा सकते हैं? यस, हम ट्रेडिंग में भी ले जा सकते हैं और पीएल में भी ले जा सकते हैं। अनरियलाइज प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? सो ये जो अनरियलाइज प्रॉफिट हमने यहाँ लिखा है, ओपनिंग वाला और क्लोजिंग वाला, ये जो लिखा है ना, इसको हम चाहे तो पीएल में भी ले जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे भी लिख दिया तो भी कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है? ओके, so now by gross profit brought down 66,000 हो गया, 19,560 टोटल, 85,560। नाउ नेट प्रॉफिट निकाल दीजिए फ्रेंड्स, बता दीजिए नेट प्रॉफिट कितना कितना आ गया? $17,100। फिर दूसरे का 6854 एंड इसका टोटल लगा देंगे तो ये 23,954। दैट्स ऑल। ओके फ्रेंड्स, ये क्या किया हमने? ये हमने निकाला है ओवरऑल प्रॉफिट, राइट? ये प्रॉफिट जरा एक बार चेक कर लेना, 19,560 है ना, तो 19,560 में से कितना गया? 4,000 गया, 6200 गया, 6200, राइट? फिर 2300 गया और 156 गया, 6904 आएगा, 6904। ठीक कर देना फ्रेंड्स, 6904, ठीक है?
और ये 17,100 इसलिए आ गया क्योंकि हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट वाला है उसका मैं आपको बताया कि अनलाइज प्रॉफिट को हम ट्रेडिंग में भी ले जा सकते हैं और पील में भी ले जा सकते हैं। पील में या तो हमारा अमाउंट 17,047 से कम और हो जाता, और कुछ नहीं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक 47 से बढ़ गया है। ओके, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा ट्रेडिंग पीएल अकाउंट। अब हम बैलेंस शीट भी बना के रेडी बैठे हुए ऑलरेडी। तो बैलेंस शीट में और लिख दें, प्रॉफिट लिख दें पहले। प्रॉफिट कितना कितना है ज़रा टोटल लगा दीजिए। 17,100 प्लस 6904 23 कितना होता है टोटल बताइए ज़रा। 24,004। ओके, 24,004 राइट। और क्लोजिंग स्टॉक और लिख देंगे फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग। क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच का है, कैसे गुड्स एंड ट्रांजिट तुमने पहले लिख दिया है, एक्स्ट्रा और लिख दीजिए, वो आया था 8060 और एचओ कितना आया था 15,047 और अनलाइज प्रॉफिट कितना निकला था 1247 ना, 1247 था ना, हाँ 1247। तो अनलाइज प्रॉफिट भी लिखना पड़ेगा ना, अगर अपन ने स्टॉक कॉस्ट पे नहीं लिखा है तो। हमने ब्रांच का स्टॉक तो ब्रांच की प्राइस पे लिखा है ना, इसके लिए ठीक है। प्रॉफिट भी लिख दिया। फिर इंटर बैंक देखो बैलेंस जरा टैली हो रहा है कि नहीं है 5,000। अगर ये इंटर अकाउंट टैली हो गया तो हम कहीं नहीं लिखेंगे इसको, राइट। बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 3500, ये क्रेडिट बैलेंस आ गया, बैलेंस क्रेडिट डाउन 3500, माने अकाउंट टैली हो गया। तो इंटर बैंक कहीं नहीं लिखेंगे, राइट। नाउ क्या हो गया खत्म। नाउ टेक द टोटल, इट मस्ट बी टैली। लगाइए टोटल, बैलेंस शीट मस्ट बी टैली। और कुछ नीचे जमसन लिख देंगे हम लोग लास्ट में, राइट। तो पहले टोटल लगा लीजिए सब लोग, कितना आ रहा है टोटल बताइए। 86,107, 86,107। इधर का टोटल लगाया, इधर का लगाया, अच्छा इधर का भी लगा के देख लीजिए फ्रेंड्स। 107 मस्ट बी टैली। $24,004 13,156 फिर माइनस करना है और फिर 1247 माइनस करना है। लगा के देख लीजिए फ्रेंड्स सब लोग, डिफरेंस आ रहा है। अच्छा यहाँ पे हमने अभी रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा है फ्रेंड्स। हाँ, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक भी है। रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक 2300 का है ना, 2300 डिफरेंस आ रहा है। ओके 88,403 टैली हो रहा है फिर। ओके 88,403। ओके क्योंकि सब कुछ लिखना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक चाहे रॉ मटेरियल का हो चाहे फिनिश गुड्स का हो, लिखना तो पड़ेगा ना। अंडरस्टूड, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा ब्रांच का फाइनल अकाउंट प्लस एचओ का फाइनल अकाउंट प्लस बैलेंस शीट कंबाइंड। इंटर बैंक इंटर कंपनी के एडजस्टमेंट भी हमने एडजस्ट कर दिए। इंटर ब्रांच के जो ट्रांजैक्शन थे, इंटर कंपनी जो कैश इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट, उन सबका इफेक्ट डाल दिया। क्लोजिंग स्टॉक भी निकाला, राइट। क्लोजिंग स्टॉक भी हमने शॉर्टकट तरीके से निकाल दिया। कैसे देखो, क्लोजिंग स्टॉक हमने बैलेंस शीट पर बना दिया, ग्रॉस प्रॉफिट हमने डायरेक्टली निकाल दिया, राइट। एक अजम्पशन अपन इसमें नीचे लिख देते हैं। वो अजम्पशन क्या लिखेंगे, नोट unrealized profit is adjusted in trading account, but we can also do in P&L account। बल्कि आप बोल सकते हो P&L account में ज़्यादा प्रायोरिटी दो आप पहले कि P&L में डालो, फर्क कुछ नहीं पड़ता है, लेकिन अनलाइज प्रॉफिट है तो P&L में डालो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। दूसरा इंटर यूनिट अकाउंट करके था ना, क्या नाम था उसका, इंटर यूनिट अकाउंट is considered
HO एंड ब्रांच इंटर कंपनी अकाउंट। ठीक है, मतलब HO का ब्रांच के यहाँ पे है, ब्रांच का HO के यहाँ पे, ऐसा हमने माना है। ओके, परफेक्ट। सो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आगे क्वेश्चन नंबर 14। चलो, yes, next friends, 14 number. Affix of Kolkata has a branch in Delhi to which goods are supplied from Kolkata, but the cost thereof is not recorded in the head office books. On 31st December March 2011, the branch balance sheet was as following. ठीक है, ब्रांच का बैलेंस शीट दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। लाइबिलिटीज, creditors balance head office, assets, debtors, building, extension account, sorry, closed by transfer, HO, right, to HO. Okay, cash at bank. Okay, during the 6 month ending on 36 2011, 6 month ending, normally 31st 1 month होता है। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस एट दिल्ली, और ये हमारी कहाँ पे है, ब्रांच बैलेंस शीट दिया हुआ है, जो कि दिल्ली में हमारी ब्रांच में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं ये बता रहे हैं। ठीक है, सेल, परचेज, वेजेस पेड, सैलरी इंक्लूडिंग एडवांस ऑफ 2000, ये एडवांस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, लाइक प्रीपेड, सो माइनस हो जाएगा। जनरल एक्सपेंस, फायर इंश्योरेंस पेड फॉर 1 ईयर, ये हमने 1 ईयर के लिए पे कर दिया, जबकि हमारा आपको पता है हाफ ईयर का बना रहे हैं अपन लोग, तो 6 मंथ का प्रीपेड हो जाएगा। रेमिटेंस टू HO, सॉरी, मैनेजर सैलरी, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अर्न, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, बिल्डिंग अकाउंट, फर्दर पेमेंट, ये बिल्डिंग का फर्दर पेमेंट है, माने हमारे पास बिल्डिंग पहले से है, इसमें और पेमेंट कर दिया तो बिल्डिंग ऐड हो जाएगी, और क्या है, कुछ नहीं है, असेस मतलब अपने और परचेज कर लिया, सामान लेना आप। हाँ, फिर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ओके, सेट आउट द हेड ऑफिस अकाउंट इन दिल्ली बुक्स, माने HO का अकाउंट बनाना है दिल्ली की बुक में। नॉर्मली अभी तक क्या हो रहा था, हम लोग HO के यहाँ पे ब्रांच के अकाउंट बना रहे थे, इस बार क्या करना है, दिल्ली बुक, यानी कि ब्रांच, दिल्ली में ब्रांच है ना हमारी, वहाँ पे हमको हेड ऑफिस का अकाउंट बनाना है। ठीक है, एंड द ब्रांच बैलेंस शीट एज ऑन 39 2011, और ब्रांच की बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, ऑल्सो गिव जनरल एंट्री इन द दिल्ली बुक्स, जनरल एंट्री वगैरह भी जो जहाँ पे आएगा, जो अपन को ट्रांसफर करना होगा या कुछ ऊपर नीचे करना होगा, उसकी एंट्री भी पास कर सकते हैं। तो देखा जाए तो फ्रेंड्स, हेड ऑफिस का अकाउंट बनाना है ब्रांच के यहाँ पर, और ब्रांच का फाइनल अकाउंट बनाना है। इन शॉर्ट, ब्रांच का फाइनल अकाउंट बनाने के लिए, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने के लिए डेफिनेटली हमको पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा, राइट ना, तो ब्रांच का फाइनल अकाउंट बनाना है और हेड ऑफिस का अकाउंट बनाना है ब्रांच की बुक में, यानी कि सब कुछ इस बार ब्रांच की बुक में होने वाला है। सो बना दो फ्रेंड्स, चलो लेट्स स्टार्ट। आंसर टू क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 14, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 13.46। ओके, सबसे पहले लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ दिल्ली ब्रांच, राइट। पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो बैलेंस शीट बनाना है तो ट्रेडिंग पीनल को बनाना पड़ेगा, नहीं तो बैलेंस शीट के लिए पीनल कहाँ से मिलेगा, राइट। फिर बैलेंस शीट, और फिर HO अकाउंट, ठीक है, और कुछ जरूरत पड़ेगी तो और बना लेंगे बाद में। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्रेडिटर बैलेंस, क्रेडिटर्स का बैलेंस दिया हुआ है। अब क्रेडिटर्स में ड्यूरिंग द ईयर कुछ और चेंज हुआ होगा क्या, हमको नहीं पता है, तो क्रेडिटर्स में देखो कुछ चेंज हुए हैं क्या। परचेज किया है तो परचेज हमने क्रेडिट किया है कि कैश किया है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स वगैरह सब दिया हुआ है तो मानेंगे क्रेडिट किया होगा। तो एक टाइप का सिंगल एंट्री कॉन्सेप्ट के बेस पे हम बना सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनाना पड़ेगा छोटा सा। क्यों, क्योंकि क्रेडिटर्स अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना है वो ढूंढना पड़ेगा ना, कि दिया हुआ है।
क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस हमको ढूंढना पड़ेगा ना, क्योंकि दे हैड नॉट गिवन द ट्रायल बैलेंस. इफ दे गिव अस ट्रायल बैलेंस देन दे कैन गिव द क्लोजिंग बैलेंस. इस बार ट्रायल बैलेंस नहीं दिया है. सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, राइट. फिर हेड ऑफिस का अकाउंट दिया हुआ है, तो हेड ऑफिस का अपन लिख देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,68,000. ये हमारा जैसा होगा जैसे कैपिटल अकाउंट होता है, राइट. फिर डेटर्स का बैलेंस भी बनाइए, फिर सबका बनाना पड़ेगा क्योंकि सबका बैलेंस निकालना पड़ेगा. तो ये सिंगल एंट्री कॉन्सेप्ट के जैसे आप बोल सकते हो थोड़ा सा. डेटर्स अकाउंट 2 लाख का बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, राइट. फिर बिल्डिंग एक्सटेंशन, तो बिल्डिंग का भी अकाउंट बना दो अभी. चलो बिल्डिंग अकाउंट या अंडर कंस्ट्रक्शन अकाउंट, ठीक है. क्या लिखेंगे? बाय ट्रांसफर एक्सटेंशन अकाउंट क्लोज बाय ट्रांसफर टू एचओ. ओके, हमने एचओ को ट्रांसफर कर दिया, तो अभी हमारे अकाउंट में कुछ है ही नहीं, तो एचओ को ट्रांसफर कर देंगे. अभी भी आएगा तो हम एचओ को ट्रांसफर कर देंगे, अभी भी हम बैलेंस शीट में लेके नहीं जाएंगे हमारे, ठीक है. और फिर कैश एट बैंक, तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है कि कैश का भी ढूंढना पड़ेगा. नहीं, कैश इन हैंड कैश एट बैंक दिया हुआ है, तो कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे तो अभी चलेगा. कहाँ दिया हुआ है बैलेंस? आगे एडजस्टमेंट जो दिए है ना उसमें दिया हुआ है, ट्रांजेक्शन जो दिए हैं उनके अंदर दिया हुआ है. दिख रहा है? हाँ, वेरी गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. सेल्स, सबसे पहले सेल्स दिया हुआ, राइट. तो बाय सेल्स 2,40,000, राइट ना. ओके, फिर परचेज, तो 2 परचेज और 2 ओपनिंग स्टॉक भी लिख दो पहले. स्टॉक है क्या? स्टॉक कुछ भी नहीं है, तो परचेज 4080 है खाली, 48,000, राइट. और यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट में बाय परचेज, क्योंकि अपन ने ऑब्वियस अकाउंट बनाना पड़ेगा ना बाद में. टैली कैसे होगा? डबल इफेक्ट डालना पड़ेगा, नहीं तो टैली नहीं होगा हमारा. अच्छा, सेल का हमको क्रेडिट सेल में भी डालना पड़ेगा, तो 2 सेल 2,40,000. कैश सेल नहीं है, क्रेडिट सेल मानेंगे, कुछ नहीं बोला है तो अज्यूम करेंगे क्रेडिट सेल है. अच्छा, पूरा क्रेडिट सेल बोला है तो बात ही खत्म हो जाती है फिर, राइट. फिर वेजेस पेड, तो देखो फ्रेंड्स वेजेस पेज में आ जाइए. 2 वेजेस पेड 20,000, राइट. फिर सैलरी इंक्लूडिंग ऑफ एडवांस, तो सैलरी तो पील में जाएगा, तो 2 सैलरी कितना है 6,400 लेस एडवांस 4,400. एडवांस को दूसरे तक डालना नहीं भूलेंगे, नहीं तो अपन बाद में भूल जाएंगे. एडवांस 2,000 अच्छा साइड आ जाएगा, राइट. ओके, फिर जनरल एक्सपेंस, अब मैं आपको ले गया कहाँ पे? सिंगल एंट्री में, तो प्लीज अप्लाई दैट अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड. हाँ, फिर जनरल एक्सपेंस ये कितना हो जाएगा 1600, राइट. जनरल एक्सपेंस ले लेंगे. देन फायर इंश्योरेंस पेड इन फॉर फुल ईयर, तो फायर इंश्योरेंस 3,200 माइनस प्रीपेड आधा ना, तो 1,600 हमारे इधर आ जाएगा. और यहाँ लिख देंगे बैलेंस शीट में प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 1,600, बराबर. फिर रेमिटेंस टू एचओ, ये एचओ का मैंने भेज दिया है, तो एचओ के यहाँ पे हमारा अकाउंट कम हो जाएगा, तो 2 हाँ क्या एंट्री हो जाएगी एचओ टू रेमिटेंस, यानी टू बैंक लिख देंगे हम लोग, ब्रैकेट में रेमिटेंस 38,400. मतलब क्या कर रहे हैं पता है हम लोग, हम चाहे तो एंट्री पास भी कर सकते हैं, क्योंकि कैश अकाउंट हमको बनाना नहीं है, कैश अकाउंट के अलावा जो है वो बनाना है, तो उसके हिसाब से हम डालते जा रहे हैं. तो एचओ को हमने भेज दिए 38,400, बराबर, ठीक है. और आगे बढ़ते हैं. नाउ मैनेजर सैलरी, राइट. सो राइट मैनेजर सैलरी इन P&L अकाउंट टू मैनेजर सैलरी. कितने की है मैनेजर सैलरी 4,800 की. फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, तो ये हमारा सीधे डेटर्स अकाउंट में आ जाएगा, और तो कहीं आने वाला है नहीं. बाय कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स,
1,60,000, राइट। तो उससे हमको क्लोजिंग पता चल जाएगा। फिर डिस्काउंट अलाउ, तो डिस्काउंट अलाउ यहाँ पे भी आएगा और पीनल अकाउंट में भी आएगा, पता है ना। डिस्काउंट अलाउड 8,000 और डिस्काउंट अर्न भी है तो क्रेडिटर्स अकाउंट में जाएगा, राइट। डिस्काउंट अर्न 1,200, राइट। दोनों को दोनों यहाँ लिख देंगे अपन लोग। टू डिस्काउंट अलाउ कितने का है 8,000 बाय डिस्काउंट अर्न 1,200, राइट। फिर कैश पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को कैश पेड किया है तो टू बैंक 60,000, राइट। फिर बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट में हमने बिल्डिंग को ए ही मेंटेन कर रहा है ऐसा मानेंगे हम लोग। बिल्डिंग अकाउंट ब्रैकेट में बैंक लिख सकते हैं 4,000 का, राइट। फिर कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये हमारी सीधे बैलेंस शीट में आ जाएगा। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक 28,000, ठीक है। फिर सेटअप हेड ऑफिस अकाउंट इन दिल्ली बुक्स, वो सब हो गया काम, राइट, वो अपन कर रहे हैं। अब ये जो बिल्डिंग अकाउंट बनाया है अपन ने, इसको हम एचओ को ही ट्रांसफर कर देंगे बाय एचओ अकाउंट, क्योंकि हमने एचओ के ही ट्रांसफर करने का बना हुआ है, इसलिए उसने बोला है वहां पे कि एचओ को ट्रांसफर हो चुका है। तो एचओ के यहाँ पे हम डेबिट साइड में लिख देंगे क्या, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन अकाउंट 4,000। मतलब इनडायरेक्टली क्या है, हम लोग वो बिल्डिंग को बना के एचओ को दे रहे हैं, क्योंकि एचओ ही मेंटेन कर रहा है ब्रांच के फिक्स असेट्स, ऐसा हम मान रहे हैं, क्योंकि उसने उस क्वेश्चन में ऐसा लिख के दिया है। क्या लिखा है, बिल्डिंग एक्सटेंशन अकाउंट क्लोज बाय ट्रांसफर टू एचओ अकाउंट, मतलब एचओ को ट्रांसफर कर दिया अपन ने, तो इसलिए अपन यहाँ पे भी क्लोज कर रहे हैं, तो एचओ को ट्रांसफर कर दिया अपन ने, यहाँ पे भी ऐसे ही मेंशन कर दिया, राइट। अब हमने कैश अकाउंट बनाया नहीं है, लेकिन कैश अकाउंट बनाते तो उसके अंदर जो भी अमाउंट निकलता है वो हमारा डिफरेंस हो जाता, अंडरस्टूड, ठीक है। चलो खत्म हो गया अभी। अब क्या बचा है, तो परचेज आ गया, सेल आ गया। नाउ क्लोजिंग स्टॉक, जब ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं लेते अपन लोग, ठीक है। और क्या बचा है, हमने एक कैश अकाउंट नहीं बनाया है, क्योंकि हमने लगा कि कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस तो दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, तो हमारा काम हो जाएगा। अगर कुछ मिसिंग रह गया है तो कैश अकाउंट से पता चलेगा, तो हम पता लगा सकते हैं, लेकिन हमको नहीं पता है, तो कैश अकाउंट हमने इग्नोर कर रखा है, तो एक बार चल जाएगा, राइट। और कुछ बचा है, देखिए जरा, यहाँ पर एडवांस लिख दिया अपन ने, प्रीपेड एक्सपेंस लिख दिया, और कुछ तो कुछ नहीं बचा है। तो आप ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर दीजिए, पीएनएल अकाउंट क्लोज कर दीजिए, प्रॉफिट निकालिए और बताइए हमको प्रॉफिट कितना आ गया। अकॉर्डिंगली हम उस प्रॉफिट को एचओ को ट्रांसफर कर देंगे, राइट, क्योंकि हेड ऑफिस को प्रॉफिट ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, कितना है जो भी, कितना आ रहा है जरा ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बता दीजिए ना। ट्रेडिंग भी निकालिए, प्रॉफिट भी निकालिए, टू नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में निकालते जाइए फ्रेंड्स, जो भी आता जा रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा, कितना आ गया, 1,72,000। फिर नेट प्रॉफिट 152,800 हो गया, राइट। ये फ्रेंड्स सब लोग देखते जाना, बराबर आना चाहिए, हाँ, कैलकुलेट सब लोग करना। फिर बैलेंस शीट में डालेंगे इसको, उससे पहले एचओ क्या डाल दें, क्योंकि नेट प्रॉफिट किसका है, एंड में तो एचओ का ही है ना, तो लिख दो बाय नेट प्रॉफिट, और यू कैन से रेवेन्यू 1,52,800। जैसे हमारा कैपिटल अकाउंट होता है ना, वैसा है ये, यू कैन से लाइक अ कैपिटल अकाउंट, राइट। बस अब इसका बैलेंस, अच्छा उससे पहले क्रेडिटर्स वगैरह को क्लोज और कर दो, बैलेंस निकाल दो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन, बताइए कितना आता है क्रेडिटर्स का, 88,026,800। 26,800 क्रेडिटर्स यहाँ पे लिख देंगे अपन लोग बैलेंस शीट में, कितने आए 26,800। फिर डेटर्स अकाउंट भी क्लोज कर दीजिए, डेटर्स कितना आया 4,40,000, 2,72,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन,
2,72,000 बरोबर है। चलिए फिर ये लिख देते हैं हम लोग डेटर्स 2,72,000। अब एचओ में तो कुछ और है नहीं, और प्लस ये अकाउंट तो क्लोज हो गया। एचओ का अकाउंट क्लोज करके हम बना देंगे बैलेंस कैरी डाउन। हाँ कितना आ गया फ्रेंड्स, इसका और बता दो मेरे को, एचओ का बैलेंस कितना बचता है। टोटल लगाइए 168 का पहले से है, 150 to 800 का प्रॉफिट और हो गया, तो 168 का पहले से है ना, 168 का है पहले से, कितने का है, हाँ 168, 10 12 3,20,800 278,400 2,78,400 हमारा बैलेंस बच गया। तो अपन उठा के लिख देंगे इसको, एचओ अकाउंट 278,400 लाइक अ कैपिटल अकाउंट, राइट। नाउ टेक द बैलेंस शीट, इट मस्ट बी टैली। कितना होता है, 3,05,200 टैली। ओके अंडरस्टूड। सो ये क्या हुआ फ्रेंड्स, ये हमारी प्रॉपर ब्रांच की बुक में हमने सारे बुक्स अकाउंट्स बना दिए, एचओ का अकाउंट भी बना दिया, फिर सिंगल एंट्री की तरह भी पूछ लिया, क्रेडिटर्स का बैलेंस, डेटर्स का बैलेंस। कैश अकाउंट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि कैश का क्लोज बैलेंस दिया हुआ था, और कैश से कुछ मिसिंग फिगर भी नहीं था। ये कोई सिंगल एंट्री नहीं है फ्रेंड्स, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड नहीं, हम तो ब्रांच कर रहे हैं। बट ब्रांच में उसने कुछ ऐसे सर्कमस्टेंस दे दिया हमारे लिए कि हमको सिंगल एंट्री का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ा। बट सिंगल एंट्री बड़ा पार्ट है, ये तो छोटा सा पार्ट है। अंडरस्टूड। ओके, लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक सिमिलर टू क्वेश्चन 12 है आई थिंक। लेट्स डू द क्वेश्चन फर्स्ट, देन लेट्स सी। ये हमारा हो गया। अच्छा, इसमें जनरल एंट्री मांगे थे, जनरल एंट्री हमारी क्या हो जाएंगी, वो ट्रांसफर एंट्री हो जाती हैं और कुछ नहीं है। जैसे अपन ने वहाँ पे एंट्री पास की ना, वो यहाँ पे एंट्री पास हो जाएंगी। कैसे, जैसे कि सैलरी एडवांस है तो उसको सैलरी एडवांस टू सैलरी अकाउंट, सैलरी उतनी कम हो जाएगी, एडवांस अकाउंट में चला जाएगा। तो ऐसे अपन एंट्री भी चाहें तो पास कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। ये आपको इसमें भी दी हुई है आपके मॉड्यूल में, वहाँ से भी देख के आप कर सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्टली ट्रांसपेरेंट जैसे करते हैं अपन लोगों ने जो फाइनल अकाउंट में सीखा है वैसा भी कर सकते हैं। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर क्या है, 13.49। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज एट 31st December 11 have been attracted from the books of Major Limited and its branch at a stage where the only adjustment requiring to be made prior to the preparation of balance sheet for the undertaking as a whole. Okay, head office है, branch है। फिर शेयर कैपिटल दिया हुआ है, ऑब्वियस हेड ऑफिस का ही होगा। फिक्स एसेट्स दोनों के यहाँ पे दिया हुआ है, करेंट एसेट्स दोनों के यहाँ दिया हुआ है। करेंट लायबिलिटीज ये नोट 3 है, इसका मतलब कुछ डिफरेंस है, लेट्स सी। सॉरी। फिर करेंट लायबिलिटीज, स्टॉक रिजर्व 1 अप्रैल को ओपनिंग है, इसके लिए भी वर्किंग नोट नंबर 2 है। स्टॉक रिजर्व ओपनिंग स्टॉक वाला स्टॉक रिजर्व जो अपन ने किया था ना क्वेश्चन 12 में, 12 था कि 13 था, 12 था, राइट। ओके। फिर रेवेन्यू अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, ये ब्रांच का एचओ के यहाँ पे अकाउंट हो गया, राइट। और हेड ऑफिस अकाउंट, ये हेड ऑफिस अकाउंट हो गया। ये अकाउंट टैली होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है, तो वे रिकैंसिलेशन कर लेंगे, राइट। फिर यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग इन द अप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट इन बोथ सेट ऑफ बुक्स। बोथ सेट ऑफ बुक्स मतलब एचओ के यहाँ पे और ब्रांच के यहाँ पे, दोनों के यहाँ डालना है। व्हिच ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस टू द ब्रांच आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 10% and both revenue account have been prepared on the basis of the price shared, obvious। बाकी अनलाइज प्रॉफिट जो होगा वो हम लोग लास्ट टाइम ट्रेडिंग में डाल दिया था हमने, इस बार हम पीएल में डालेंगे, ठीक है। तो पीएल में डालने से हमारा प्रॉफिट अकाउंट अपने आप पता चल जाएगा। हालांकि वो अपना ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ा एडजस्ट हो जाता है, लेकिन वहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ही हमारा बैलेंसिंग फिगर था, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा अमाउंट में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। अदरवाइज हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में डालकर पीएल में अकाउंट डालेंगे तो ज़्यादा इफेक्ट रहेगा, ठीक है। फिर रिलेटिंग टू द हेड ऑफिस गुड्स, ये नोट बता रहे हैं, नोट 1 2 3 है ना, यहाँ पे नोट देखो ये लगे थे ना, ये नोट 3 है, ये नोट 2 है,
ऐसे कहीं नोट 1 भी होगा। नोट 1 किधर है? अच्छा, नोट 1 नहीं है, ठीक है। गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच आर इनवॉइस एट कॉस्ट प्लस, वो तो अपने कर दिया है। फिर रिलेटेड टू, नोट 2 है रिलेटेड टू हेड ऑफिस गुड्स हेल्ड बाय द ब्रांच ऑन 1 जनवरी 2011, माने ओपनिंग में जो स्टॉक पड़ा है उसके ऊपर ये स्टॉक रिजर्व है। ये जो 2 रुपीज 2 नोट बोला है ना, ये वाला करेंट लाइबिलिटीज नहीं, हाँ करेंट लाइबिलिटीज में जो पड़ा है वो कुछ इसके ऊपर है, रिलेटेड टू द हेड ऑफिस गुड्स हेल्ड। ये तो नोट 3 है, ये नोट 2 है। एरा स्टॉक रिजर्व की बात कर रहे हैं 693, ओपनिंग स्टॉक के ऊपर ही होता है, वही मानना पड़ता है, राइट। नोट 3 का क्या बोल रहा है? इंक्लूड्स गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस 4665, माने इस क्रेडिटर्स के अंदर ऐसा गुड्स भी इंक्लूड है जो हमको हेड ऑफिस से मिला है। तो हेड ऑफिस से मिला है तो उसको हम परचेज दिखाते हैं, लाइक हेड ऑफिस से परचेज किया है हमने, तो वो क्रेडिटर्स बना देते हैं, जबकि हेड ऑफिस के अकाउंट को अलग रखना चाहिए, बट कोई बात नहीं, ये उसमें पड़ा हुआ है तो उसके साथ में हम चाहें तो जो इनवॉइस हमारा ब्रांच अकाउंट है उसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं, ये अकाउंट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं अपन चाहें तो, ठीक है। माने वो हेड ऑफिस का ब्रांच में, ब्रांच के हेड ऑफिस में अकाउंट होता है ना, वो डालना चाहिए। उन्होंने क्या किया, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस का जो है एट इनवॉइस प्राइस उसकी 4565 रुपीज उन्होंने क्रेडिटर्स में डाल दिए, जो कि हमने इंटर कंपनी में डालने चाहिए, ठीक है। गुड्स इनवॉइस बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच एट 3641 वर इन ट्रांजिट, ओके, एट 31 दिसंबर 2011, एज वॉज ऑल्सो रेमिटेंस 3500 फ्रॉम द ब्रांच, मतलब सेम की सेम अमाउंट 3500 ब्रांच ने भेजा है एचओ के यहाँ पे, एचओ ने भेजा है ब्रांच के, वो दोनों ही डिफरेंट ट्रांजिट हैं, तो जो डिफरेंट ट्रांजिट का एडजस्टमेंट हमने पहले किया है वही का वो एडजस्टमेंट यहाँ दिया हुआ है। 5th नंबर, एट 31 December 11 द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर रिफ्लेक्ट इन हेड ऑफिस बुक्स बट अनरिकॉर्डेड इन द ब्रांच बुक्स, मतलब इन ब्रांच बुक्स अभी तक अनरिकॉर्डेड हैं तो हम ब्रांच के ऊपर ऐड कर देंगे, पता है ना, जहाँ जहाँ हुआ नहीं है उसके यहाँ पे इफेक्ट डाल देते हैं। तो गुड्स इन ट्रांजिट, गैस इन ट्रांजिट, ऐसे कुछ और इन ट्रांजिट हो जाएगा। द परचेज प्राइस ऑफ लॉरी 2500 विच रीच द ब्रांच ऑन December 35, अ सम रिसीव ऑन December 30, 2001 फ्रॉम वन ऑफ द ब्रांच डेटर्स 750, मतलब ये जो है वो ब्रांच एचओ ने रिकॉर्ड कर लिया है लेकिन ब्रांच ने नहीं किया है, मतलब 2500 किस चीज के हैं, तो ये है हमारे परचेज प्राइस ऑफ लॉरी। तो लॉरी हमने परचेज की है जो कि ब्रांच ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए है, बराबर, क्योंकि ब्रांच को रिसीव हुआ है December 31 को, तो अपने यहाँ वो रिकॉर्ड कर देंगे अपन। कैसे रिकॉर्ड करेंगे कि हमको लॉरी मिलने वाली है तो लॉरी अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट, राइट। ऐसे ही हमारे एक डेटर से एचओ ने पैसा कलेक्ट कर लिया December 30 को फ्रॉम वन ऑफ अवर ब्रांच डेटर्स, तो जो डेटर्स है वो हमारा कम हो गया, तो हम बोलेंगे भाई ब्रांच डेटर्स ने पैसा दे दिया है तो ऑब्वियस बात है अभी ब्रांच एचओ को मिल गया है, मतलब काम खत्म हो गया। तो एचओ को पैसा मिल गया है तो एचओ अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, ऐसा हमको ब्रांच के यहाँ पे एंट्री पास करनी पड़ेगी। इन शॉर्ट इन दोनों की एंट्री किसके यहाँ पे होगा, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच होगा, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, ठीक है। क्या होगा, तो परचेज लॉरी हुआ है तो लॉरी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू एचओ, सॉरी क्योंकि एचओ ने परचेज किया है ना, हमने थोड़ी परचेज किया है, एचओ ने हमको भेजा है, राइट। फिर दूसरी एंट्री, ये वन ऑफ द ब्रांड डेटर्स ने पैसे दे दिए हमारे डायरेक्टली एचओ के ने, तो एचओ अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, क्योंकि ब्रांच डेटर्स से कम हो जाएगा। अंडरस्टूड, वेरी गुड। सो ऐसे करके हमारे 2 एंट्री एक्स्ट्रा पास हो जाएंगे। बाकी का बनाना क्या है हमारे लिए पूछा क्या है उसने, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग इन द प्रोग्रेस लेजर अकाउंट इन बोथ सेट्स ऑफ बुक्स, मतलब लेजर बनाने हैं डायरेक्टली। कौन कौन से लेजर बनाने हैं, मेनली 2 बनाने हैं, इन द एचओ बुक्स ब्रांच अकाउंट एंड ब्रांच बुक एचओ अकाउंट, और अकाउंट हमारा टैली हो जाएगा। अंडरस्टूड, करके दिखाइए फ्रेंड्स, पॉज कर दीजिए। चलो फ्रेंड, तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 13.49, राइट। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ एचओ, ठीक है। अब एचओ के यहाँ क्या क्या अकाउंट बनेगा, ब्रांच अकाउंट, और भी बहुत सारे अकाउंट बन सकते हैं बनने को, तो जैसे गुड्स इन ट्रांजिट, स्टॉक अकाउंट, बहुत सारे, तो अपन स्टॉक रिजर्व अकाउंट एक बना देते हैं, सो दैट अकाउंट थोड़ा हमारा ठीक लगेगा, राइट।
फिर बाजू में साथ में वो भी बना दीजिए इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, बराबर ना। इन द बुक्स ऑफ ब्रांच क्या करेंगे हम लोग, तो इन द बुक्स ऑफ ब्रांच एचओ अकाउंट बनाएंगे मेनली, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे लिए क्या क्या दिया हुआ है, उसने लेजर पूछा है खाली ट्रांजेक्शन्स के लिए, तो ट्रांजेक्शन जो जो आएंगे उनका ही लेजर बनाना है, राइट। तो हेड ऑफिस की बुक में एचओ का अकाउंट, ब्रांच की बुक में ब्रांच का अकाउंट, तो वो अपने अकाउंट दिया हुआ है कि देखो जरा, शेयर कैपिटल है ये दिया है, ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस की बुक में, तो हेड ऑफिस की बुक में ले आ जाते हैं। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है फ्रेंड्स हेड ऑफिस का, 31,536। ऐसे ही एचओ का ब्रांच के यहाँ पे अकाउंट दिख रहा है, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 22,645, बराबर ना, ठीक है। अब इनको हम टैली करेंगे बाद में, हाँ सब करते हैं, डोंट वरी। नाउ क्या बोला है, गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस टू द ब्रांच इनवॉइस एट कॉस्ट प्लस 10% एंड बोथ रेवेन्यू अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड द बेसिस ऑफ प्राइस चार्ज। ओके, मतलब हम लोगों ने जो इनवॉइस प्राइस भेजी है उसी पे सारे अकाउंट्स बने हैं, ऐसा उसने माना है। ओके, फिर रिलेटेड टू हेड ऑफिस गुड्स ब्रांच 1 जनवरी 2011, माने ये जो अनलाइज प्रॉफिट का स्टॉक जब दिया हुआ है तो इसके ऊपर है, तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन ब्रैकेट में ओपनिंग स्टॉक के ऊपर अनलाइज प्रॉफिट जो नोट 2 में बताया हुआ है सॉरी, जो नोट 2 में बताया हुआ है वो 693 का, वो हमारा स्टॉक रिजर्व ओपनिंग स्टॉक रिलेटेड है, ऐसा उसने नोट 2 में बोला है, ऑब्वियस हम वो भी मानते थे। फिर नोट 3 में इंक्लूड्स गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस 4565। ये नोट 3 जो है ना फ्रेंड वो बड़ा कंफ्यूजन वाला है, मैं नोट 3 जो समझ रहा था ना वो मेरे को लग रहा है कि नोट 3 इस क्रेडिटर्स से रिलेटेड है, लेकिन बच्चा बोल रहा है नहीं सर क्रेडिटर्स रिलेटेड नहीं है, इससे रिलेटेड है, क्योंकि नोट इसके आगे लिखा हुआ है। अभी वो तो नोट 3 लिखा है तो उसके ऊपर वाला भी हो सकता है, इसके आगे भी हो सकता है, नहीं आगे वाला है वो, ऐसा मानना है, ठीक है। तो इसमें रिलेटेड मतलब क्या हुआ, ये करंट एसेट्स है हमारा, उसके अंदर कोई गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ है वो भी इंक्लूड है, तो हमारा अनलाइज प्रॉफिट निकालने में हेल्प करेगा। तो अनलाइज प्रॉफिट कहाँ निकालते हैं अपन लोग, इसमें निकालेंगे स्टॉक रिजर्व में, तो 2 क्लोजिंग बैलेंस, या फिर आप बोल सकते हो स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक, हाँ स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक, राइट। उसके अंदर जो भी क्लोजिंग स्टॉक होगा वो तो होगा ही, उसमें 4565 और ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये वाले भी हमारे उस करंट एसेट्स में इंक्लूड हैं ब्रांच की, तो उन पे भी अपन को अनलाइज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। वो अनलाइज प्रॉफिट कौन निकालेगा, हमेशा एचओ निकालेगा, याद रखना, क्योंकि एचओ ने अनलाइज किया है ना यार, एचओ ने कमा लिया खुद के यहाँ पे, जबकि एचओ में ब्रांच ने अभी तक बेचा ही नहीं है, तो हाउ कैन यू कंसिडर दैट प्रॉफिट, आप उसको प्रॉफिट नहीं मान सकते हो, अंडरस्टूड। ओके आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखेंगे, हाँ 4 नंबर, गुड्स इनवॉइस बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच एट 3641, गुड्स इनवॉइस बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच एट 3641 वर इन ट्रांजिट एट 31 दिसंबर 11। तो गुड्स इनवॉइस बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच एट 36 अभी, तो अभी मतलब क्या हुआ, गुड्स भेजे हैं मतलब एचओ का रिकॉर्ड तो हो गया है, ब्रांच का रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो हम ब्रांच का रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट, ब्रांच के यहाँ पे हूँ मैं, देखो इन द बुक्स ऑफ ब्रांच दिख रहा है, ब्रांच के यहाँ पास कर रहा हूँ मैं, कितनी अमाउंट के हैं 3641, ठीक है। तो इसको भी लिख देता हूँ मैं बाय गुड्स इन ट्रांजिट एचओ की बुक्स में 3641, और यहाँ पे ही मैं स्टॉक जब भी निकाल देता हूँ तो 3641 इसमें ऐड कर देंगे अपन, क्योंकि सब पे स्टॉक जब निकालना पड़ेगा ना, कि गुड्स इन ट्रांजिट है वो भी तो क्लोजिंग स्टॉक में रहेगा ही ना, ठीक है। ऑल्सो रेमिटेंस 3500 फ्रॉम ब्रांच, तो ब्रांच ने भेजा है, एचओ को मिला नहीं अभी तक, वो भी अपन यहाँ दिखा देते हैं। क्या दिखा देंगे, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू ब्रांच अकाउंट, और क्या, सो बाय कैश इन ट्रांजिट, सेम अमाउंट के लिए उसने बोला है, सेम चीज के लिए 3500, ठीक है। ओके, फिर 5th को एट 31 दिसंबर 11 द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर रिफ्लेक्ट इन द हेड ऑफिस बुक्स बट अनरिकॉर्डेड इन द ब्रांच बुक, तो ब्रांच की बुक में ही रिकॉर्ड करना है, तो सीधा ब्रांच के आ ही जाइए, राइट।
तो पहले परचेज प्राइस लॉरी 2500, तो वहाँ हमने पास कर दी थी। तो लॉरी अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट 2500 रुपये का। अब लॉरी जो है उसका अकाउंट बनाना चाहो तो बना सकते हो आप, अभी क्या कर सकते हैं, लेकिन नहीं बनाना है हमको, तो खाली आप एचओ अकाउंट में लिख दीजिए लॉरी अकाउंट कितने की है 2500। फिर ऑन दिसंबर 30/11 फ्रॉम वन ऑफ द ब्रांच डेटर्स, हमने डायरेक्ट पैसा ले लिया, तो क्या हो जाएगा एचओ अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स 750, हमने डायरेक्ट पैसा ले लिया, जब हमने मतलब ब्रांच ने एचओ ने डायरेक्ट पैसा ले लिया, तो टू ब्रांच डेटर्स 750। ये समझ रहा है ना, पोस्टिंग, तो पोस्टिंग ना समझ रही हो, हम लोग क्या कर रहे हैं, एचओ डेबिट है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, ऑब्वियस 11th क्लास का जनरल पोस्टिंग है फ्रेंड्स, सीपीटी का भी है, तो ऐसे हमने लिख दिया, राइट। 750 आ गया हमारा, अकाउंट खत्म, दैट्स ऑल। सारे इफेक्ट हमने डाल दिए हैं लास्ट ट्रांजेक्शन तक। अब क्या करना है, अब हमको अनरियलाइज प्रॉफिट के लिए स्टॉक, तो स्टॉक तो मेरे ख्याल से इतना ही पता चल रहा है बस, और क्लोजिंग स्टॉक तो कोई देख नहीं रहा है, अगर कुछ होता तो उसको भी लिख देते अपन लोग। तो इसके ऊपर लगा दीजिए कितना परसेंट कमाते हैं हम लोग, 10% ऑन कॉस्ट है कि कैसा है, 10% ऑन कॉस्ट है, तो 10/110 हो जाएगा, निकाल दीजिए कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, डू कैलकुलेट 4565 प्लस 3641, तो 8206 इंटू 10/110, 10/110 746। ओके, बस अब क्या, सबको क्लोज कर दीजिए, और ब्रांच और एचओ का अकाउंट अगर टैली हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टैली होना भी चाहिए नॉर्मली, हमने सारे एडजस्टमेंट खत्म कर दिए हैं अब तो भाई टैली हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो भी चलेगा, क्योंकि हमारे पास जितना डेटा अवेलेबल था उस हिसाब से हमने डेटा किया है, हमको नहीं पता और कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, राइट। सो लेट्स क्लोज एंड बताइए फ्रेंड्स बैलेंस कितना कितना आता है एचओ का ब्रांच के यहाँ पे, ब्रांच के एचओ के यहाँ पे, ये देखिए 31,536, उसमें से चला जाएगा 3500, तो बाय बैलेंस करे डाउन 28,036, ऐसे इसका भी निकाल के बताइए फ्रेंड्स, इसका कितना आता है, इसका भी 28,036 आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। कितना है फ्रेंड, टोटल कितना है इसका, हमारा टोटल जी 28,036 आ रहा है, 28,036, और टोटल कितना है 28,786। ठीक है फ्रेंड्स, तो अकाउंट टैली हो गया, हमारा काम खत्म हो गया, 28,036, राइट। नाउ फ्रेंड्स विद दैट इंडिपेंडेंट ब्रांच आल्सो गेट ओवर, राइट। अब आती है फ्रेंड्स हमारी फॉरेन ब्रांच। ये स्टॉक ये भी बनाए हुए अपन ने, स्टॉक जब को क्लोज कर दीजिए फ्रेंड्स, ये भी हमारा खत्म हो जाएगा, डिफरेंस को पीएनएल में डाल देंगे बाय पीएनएल, स्टॉक जब का जो भी डिफरेंस आ रहा है 746, ए स्टॉक जब का डिफरेंस को हमको कहीं ना कहीं ट्रांसफर करना ही है ना, क्यों बनाया अपने, नेट इफेक्ट डालने के लिए बनाया है, राइट। नाउ फ्रेंड्स फॉरेन ब्रांच, पहले तो आपको बताते हैं हमारा AS11 इससे कनेक्शन में है, उसके अंदर भी इसकी एप्लीकेबिलिटी आती है। फॉरेन ब्रांच का मतलब क्या होता है, हमारी ब्रांच अदर देन एचओ कंट्री है तो वो फॉरेन ब्रांच है। ब्रांच कहाँ पे है, अदर देन एचओ कंट्री। अब उस केस में प्रॉब्लम क्या है, तो पहले तो उस केस में डिपेंडेंट ब्रांच हो सकती है क्या, नो, ओनली इंडिपेंडेंट ब्रांच इज पॉसिबल, क्योंकि अभी वहां से ISD का खर्चा इतना सारा हो जाएगा, हाँ फोन लगाएंगे साहब चाय पी लेंगे, हाँ, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट ब्रांच ही पॉसिबल है नॉर्मली केस में, हाँ, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस कुछ भी बना सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं होता है, बट नॉर्मली इंडिपेंडेंट ब्रांच ही होगी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात, एक्स्ट्रा क्या करना है, सो इट्स सेम एज इंडिपेंडेंट ब्रांच except what, we have to convert foreign currency trial balance into HO currency, HO currency not Indian currency, हाँ, it's not मैंडेटरी कि इंडिया में ही HO होगा, जिस करेंसी में HO है उसको कन्वर्ट करना है, राइट।
और वो कन्वर्ट करने के लिए नंबर 4 बना रहा हूं मैं, फॉर दैट कन्वर्जन देयर आर रूल्स हैं उसके। क्या रूल्स हैं? तो रूल्स आर डिवाइडेड इन 2 मेथड्स। कौन कौन से मेथड हैं फ्रेंड्स? वो एक है इंटीग्रल फॉर एन ऑपरेशन और एक है नॉन इंटीग्रल फॉर एन ऑपरेशन। ऐसे करके आप 2 मेथड बोल सकते हो, राइट? सो क्या बोलेंगे हम? इंटीग्रल फॉर एन ऑपरेशन और नॉन इंटीग्रल फॉर एन ऑपरेशन। इंटीग्रल फॉर एन ऑपरेशन और नॉन इंटीग्रल फॉर एन ऑपरेशन में क्या फर्क है? तो एक्चुअल में अगर कुछ ना बोले एग्जाम में तो हम इसको फॉलो करेंगे। अब इन दोनों में क्या फर्क है? तो कन्वर्ट करने के लिए रेट का एक रूल है, तो मैं इसका रूल बता देता हूं। इसमें फर्क क्या है आपको अपने आप पता चल जाएगा, राइट? आपको पता रहेगा हमको फॉरेन करेंसी की रेट 3 टाइप की हो सकती है, एक ओपनिंग रेट, एक क्लोजिंग रेट और एक एवरेज रेट। और आप एक एक्स्ट्रा रेट बना सकते हो जिसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक रेट, सम स्पेसिफिक रेट। ये क्या होता है? स्पेसिफिक मतलब हमको स्पेशली बोल दिया उसने इस दिन भाव ये था, तो कौन से रेट किस में लगानी है वो हमको पता लगाना है। अब ट्रायल बैलेंस के आइटम तो आपको पता ही होंगे, उस ट्रायल बैलेंस में आइटम में कौन कौन सा कहां कहां अप्लाई होगा मैं आपको बताता जाता हूं। तो देखिए, फॉर ऑल करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, क्लोजिंग रेट, क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्लोजिंग रेट दिख रहा है ना, ओपनिंग रेट क्लोजिंग रेट, क्योंकि ऑब्वियस बात है फॉरेन फ्लक्चुएशन होता रहता है, राइट? फिर ओपनिंग स्टॉक के लिए ओपनिंग रेट, फिर इनकम एक्सपेंस के लिए एवरेज रेट। एवरेज नहीं दिया तो आप निकाल भी सकते हो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, राइट? फॉर फिक्स असेट्स के लिए हिस्टोरिकल रेट। हिस्टोरिकल मतलब जब फिक्सेस लिया था उस टाइम क्या रेट चल रहा था, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है? और एचओ अकाउंट, क्योंकि ब्रांच की बुक में एचओ का अकाउंट भी रहेगा, तो उसके लिए स्पेसिफिक रेट गिवन, वो आपको बताएगा कि एचओ के यहाँ ब्रांच का अकाउंट इतना है, ब्रांच के एचओ का अकाउंट इतना है, तो अपने आप आपका अकाउंट टैली हो जाएगा। क्योंकि जब एचओ बोलेगा मेरे यहाँ पे इतना पैसा देना है, ब्रांच बोलेगा मेरे को इतना लेना है, या एचओ उल्टा बोल दिया मैंने, एचओ जो है वो लेना है, ब्रांच को देना है, तो जो डॉलर में दिख रहा है या जो करेंसी होगी फॉरेन, वो जो इंडियन करेंसी में होगा वो सेम होगा, सब्जेक्ट टू एनी कोई रिकंसिलेशन है तो अलग बात है, अदरवाइज दोनों का अमाउंट सेम होना चाहिए, तो स्पेसिफिक रेट हो जाएगा, ठीक है? तो आई रिपीट वंस अगेन, रेट फॉर ऑल असेट्स, करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज क्लोजिंग रेट, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग रेट, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए एवरेज रेट, फॉर फिक्स असेट्स हिस्टोरिकल रेट, और एचओ के लिए स्पेसिफिक, और गुड्स सेंड टू ब्रांच के लिए भी, गुड्स सेंड टू ब्रांच के लिए भी, ठीक है? ओके। अब फ्रेंड्स नॉन इंटीग्रल में क्या होगा? ये देखो, नॉन इंटीग्रल में इधर सब कुछ सेम रहेगा, बस एक फर्क पड़ेगा कि जो फिक्स असेट्स है ना वो भी क्लोजिंग रेट पर आएगा। यानी यहां पर फिक्स को किस पे लिया जा रहा था? हिस्टोरिकल रेट पर। यहां पर नॉन इंटीग्रल में इसको क्लोजिंग रेट पे लिया जाएगा। क्वेश्चन कुछ ना बोले तो इंटीग्रल सिस्टम फॉलो करना, बराबर। कन्वर्ट कैसे करना है? तो एक छोटा सा फॉर्मेट बना देता हूं, फॉर्मेट स्टेटमेंट शोइंग कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रायल बैलेंस टू एचओ करेंसी। ये देखिए, ट्रायल बैलेंस हम लोग टी फॉर्म में भी बना सकते हैं, लेकिन इसको टी फॉर्म में नहीं बनाने का है। इसको कैसे बनाना है? इसको टेबल फॉर्म में बनाने का है। कैसे? ये देखो, आपको बताते हैं। हम लोग ये ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट बिफोर कन्वर्जन, यहाँ पे कन्वर्जन रेट जो भी रेट रहेगी, और ये डेबिट क्रेडिट आफ्टर कन्वर्जन, ठीक है? बाकी के सब आइटम जैसे एसेट्स है, डेबिट बैलेंस होता है, जो भी रेट पे लगाने का है डेबिट में आ जाएगा।
अब डेफिनेटली जब हम इसको करेंगे तो इसमें डिफरेंस आएगा, यहाँ टोटल लगाएंगे, फिर यहाँ डिफरेंस लिखेंगे। डिफरेंस हो सकता है इधर बचे, हो सकता है इधर बचे, कहीं भी बच सकता है। अब डिफरेंस के लिए क्या करना है, इन केस ऑफ इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, तो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, वी विल ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। बट नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के केस में विल कीप इन रिजर्व, क्या लिखेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बस इतना याद रखना, ठीक है। AS11 के हिसाब से पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है AS11 में भी, और वो सम कर लेना है। अब एक बार कन्वर्ट हो गया, देन क्या होगा, नोट लगा दीजिए, आफ्टर कन्वर्जन सम कैन सॉल्व like normal quotient of independent branch। इंडिपेंडेंट ब्रांच का जैसे हम सम करते हैं वैसा का वैसा सम सॉल्व हो जाएगा, और दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये फॉरेन ब्रांच है, इसके सम भी आप कर सकते हो। एक नोट और लगा दो आप, नोट नंबर ए हो गया, ए नोट नंबर बी, इफ एनी एडजस्टमेंट आर गिवन इन फॉरेन करेंसी ट्रायल बैलेंस, तो क्या करना है, जैसे अपन को ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट नहीं देता है वो, कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग स्टॉक है, डेप्रिसिएशन लगाना है, ऐसा कुछ, देन क्या करो, फर्स्ट you solve that adjustment in foreign currency only। जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आप फॉरेन करेंसी में ही उस ट्रायल बैलेंस को रेक्टिफाई करिए। कैसे, एक एंट्री पास कर दीजिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, समझा। तो सैलरी अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब क्या हुआ, हमने सैलरी को सैलरी में ट्रांसफर कर दिया और आउटस्टैंडिंग सैलरी को एक नया अकाउंट खोल दिया, तो सैलरी उतने से बढ़ा दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी करके एक नया अकाउंट क्रिएट कर दिया, और फिर फॉरेन करेंसी के ट्रायल बैलेंस में ही अमाउंट रही, दोनों साइड अमाउंट गई, तो फॉरेन करेंसी के ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब कन्वर्ट करने जाएंगे तब आपको पता है सैलरी और एक्सपेंस, इसके लिए कौन सा रेट यूज होगा, एवरेज रेट यूज होगा, जबकि आउटस्टैंडिंग सैलरी है और करेंट लायबिलिटीज, तो इसके लिए क्लोजिंग रेट लिया जाएगा। इसके लिए हमको पहले करने की जरूरत है, लेकिन बट डेप्रिसिएशन एंड क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट रिमेन एज इट इज, माने इनको हमको चेंज नहीं करना है। रीजन, डेप्रिसिएशन के लिए भी हिस्टोरिकल रेट यूज किया जाता है और क्लोजिंग स्टॉक तो ऑटोमेटिक हमारा क्लोजिंग रेट पे ही आता है, इसलिए उसको दिमाग नहीं लगाने है। इसलिए इन दोनों एडजस्टमेंट को छोड़ के बाकी के सब एडजस्टमेंट हमको सॉल्व कर दें। ओके फ्रेंड्स, तो दो एडजस्टमेंट का और ध्यान रखना, बाकी के सम लगाओ, पता चल जाएगा। अंडरस्टूड।